दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग है। अब मैंने तिजोरी में 10 लाख रुपए डाल तो दिए ये सोचकर कि मैंने अपनी नीज के लिए एक अच्छा काम किया, पर होगा पता क्या, दाम तो बढ़ा। पर मैंने एक चीज नोटिस करी। क्या नोटिस किया? मैंने कहा भाई दाम तो बढ़ रहे हैं, दैट आई अग्री, पर पहले वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। अर्थव्यवस्था रुक जाए, इकोनॉमी आपकी स्टैग्नेंट हो जाए, महंगाई ज्यादा हो और बेरोजगारी भी ज्यादा हो। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, ये सिचुएशन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा बुरी है। तो स्टैगफ्लेशन बोल रहा है कि ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर बेरोजगारी भी ज्यादा है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा है। पर फिलिप जी तो बोल रहे हैं कि नहीं, जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। बट मोटा मोटा पॉइंट पता क्या है, अगर थोड़ी सी इन्फ्लेशन होती है ना तो हम उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। पहले मेरा खूब पैसा टैक्स में चला जाता था, मेरे पास कम पैसा बचता था तो मैं कम डिमांड करता था, पर अब सरकार ने मेरे ऊपर कम टैक्स लगाया, अब मेरे पास अच्छा खासा पैसा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग है। अब ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कई बार बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन देता है, पर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के सेशन में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो आए हैं, हम उनको भी समझेंगे और बहुत ही कंसेप्चुअल ढंग से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल भी कोई चीज़ रटनी ना पड़े। प्लस एट द सेम टाइम जो भी करंट अफेयर के साथ इसकी लिंकेज है, हम उनको भी साथ साथ में देखते हुए चलेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारी टीम की तरफ से जो फाउंडेशन बैचेस हैं वो रन किए जाते हैं। जैसे जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी टीम ने सीजन प्रिंस बैच जो है वो लॉन्च किया है इंग्लिश और हिंदी के अंदर। सिमिलरली जो 2027 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए संकल्प बैच है इंग्लिश और हिंदी में, और ऐसे पिनिकल बैच इंग्लिश में देखने को मिलेगा। एंड जो बच्चे हमारे साथ 2028 में तैयारी करना चाहते हैं वो प्रारंभ बैच का पार्ट यहाँ पे बन सकते हैं, जहां फेज्ड मैनर के अंदर तैयारी करवाई जाती है। ये सभी कोर्सेज का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज में खुद को एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन का मीनिंग बहुत ही सिंपल सा है। जब हम बात करते हैं ना वस्तुओं के दाम बढ़ना, वो दरअसल में होता है इन्फ्लेशन। अगर मैं बेसिक भाषा में बात करूं, इकोनॉमी में कैसे समझते हैं वो भी आऊंगा, पर अगर बेसिक भाषा में बात करूं तो इसको मुद्रास्फीति या फिर बोलते हैं हम प्राइस राइज होना, या फिर आप कह सकते हो जनरल प्राइस राइज इन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वस्तुओं या सर्विसेज के अंदर आपका एक प्राइस राइज होना, वो इन्फ्लेशन कहलाता है। पर ध्यान रखना, ये कोई एक दिन के लिए नहीं होता या कुछ घंटों के लिए नहीं, पर एक लंबे समय के लिए, एक सस्टेन्ड पीरियड के लिए अगर आप इस तरह से नोटिस करते हैं वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, उसको हम लोग इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल के तौर के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऐसा देखो कि मान लो पहले, वैसे ना ये बास्केट का होता है, अभी बताऊंगा बास्केट का मतलब क्या है, पर मान लो बहुत सारी वस्तुएं हैं। अभी फिलहाल एक एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ एक वस्तु ले रहा हूं, पर ये एक वस्तु के लिए नहीं होता, इट इज फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स। बट अभी के लिए मान लो एक वस्तु है, जैसे पेन। मान लो पहले पेन 10 रुपए का था, आगे जाके पेन 20 रुपए का हो गया, आगे जाके पेन और महंगा हो गया। तो एक्चुअली यहां पर पता क्या हो रहा है, यहां पर इस वस्तु का दाम बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। अगर ऐसा जनरली ज्यादातर वस्तुओं के अंदर हो तो वहां पर हम बोल देते हैं कि मार्केट में महंगाई आ चुकी है, देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, आप इसको इस डिमेंशन से सोच लो, या फिर इसको एक डिमेंशन एक अलग भी होता है सोचने का, वो होता है परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी का डायमेंशन। परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, प्लीज अंडरस्टैंड करना इस कॉन्सेप्ट को कि आखिर ये क्या है। आपने करेंसी देखी है? करेंसी अगर देखी है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं भी देखी कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने करेंसी है, ठीक है, ये है जैसे 20 रुपए का नोट, ठीक है, ये करेंसी। इस करेंसी से आप क्या खरीद सकते हो उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर। इस करेंसी की खरीदने की क्षमता क्या है उसको बोलेंगे परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। ठीक है, अब मेरे पास पहले ये 20 रुपए का नोट हुआ करता था, ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मेरे पास ये 20 रुपए का नोट है तो इस 20 रुपए के नोट से मैं कितने पेन खरीद सकता हूं। आप बोलोगे सर अगर पेन 10 रुपए का है ना तो आप पहले 2 पेन खरीद सकते थे, है ना, 20 रुपए के नोट के अंदर 2 पेन खरीद सकते थे। अच्छा,
अगर ये पेन की कीमत 20 रुपए होगी तो सर मैं ये नोट लेकर गया, मुझे उन्होंने सिर्फ एक ही पेन दिया, तो पहले मैं 2 पेन खरीद सकता था इस 20 रुपए के नोट से, अब मैं केवल एक ही पेन खरीद पा रहा हूं। तो आप लोग नोटिस कर पाओगे क्या इस करेंसी के खरीदने की क्षमता में कटौती नहीं आ गई? क्या इस करेंसी की परचेजिंग पावर में कमी नहीं आ गई? क्या पहले जो मैं 2 पेन खरीद पा रहा था इस पर्टिकुलर करेंसी से, अब उसकी जगह मैं 1 पेन नहीं खरीद पा रहा? यस। तो एक्चुअल में ना इकोनॉमी के अंदर हम बोलते हैं कि परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी डिक्रीजेस इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। जब महंगाई होती है तो आपकी परचेजिंग पावर में कटौती, एक कमी देखने को मिलती है। आई होप आपको इन्फ्लेशन का मतलब समझ आया। आप इसको ऐसे बोल लो कि वस्तुओं के दाम बढ़ना, ठीक है, या आप इसको ऐसे बोल लो कि परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, करेंसी के खरीदने की क्षमता में कमी आना इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। इज दिस फाइन? अब दुनिया में आप लोग नोटिस करते हो अलग अलग जगह इन्फ्लेशन होती है। पहले कॉफी शायद 10 रुपए की आती थी, अब 20 रुपए 50 रुपए की आती है, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। अब हमें आज के सेशन में सबसे पहले तो ये डिस्कस करना है कि आखिर इन्फ्लेशन होती क्यों है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इन्फ्लेशन, किस किस प्रकार की इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कुछ टर्मिनोलॉजीज, उसका क्या इंपैक्ट आता है, महंगाई से किसको फायदा किसको नुकसान होता है, ये अलग अलग डायमेंशंस हम आज के सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पर जैसा मैंने आपको बोला था, हम थोड़ा थोड़ा इसमें ना कंटेंट पढ़ते रहेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग भी हो और हमें कंटेंट पढ़ के हमें चीजों का आइडिया भी लगता रहे कि हाँ हमें जो पढ़ा है हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंग्लिश भाषा के अंदर भी। देखो, लेट अस रीड अ फ्यू लाइंस। जैसे यहां देखो, इन्फ्लेशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज नथिंग बट द जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर टाइम। ठीक है, समय के ऊपर अगर वस्तुओं और सर्विसेज का प्राइसेस में बढ़ोतरी होती है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इससे क्या होता है, इससे हमारी परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी या परचेजिंग पावर ऑफ मनी में कमी आती है, लिखा ना रिड्यूसेस। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी आप पहले से कम गुड्स एंड सर्विसेज को यहां पे खरीद पाओगे, कहीं ना कहीं उससे आपकी कैश, जो अगर आपने घर में बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, उसकी रियल वैल्यू कम होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये लास्ट लाइन का ना कई बच्चों को हो सकता है मीनिंग ना समझ आया हो कि आखिर इस लाइन का मतलब क्या है। लेट मी हेल्प यू विद दिस। देखो, मैं इसीलिए थोड़ा कंटेंट लेके आता हूं ताकि आपको याद रहे चीजें अंडरस्टैंडिंग में। देखो, मैंने पता क्या किया, जैसे ना अभी, ठीक है, आई वॉज रिसेंटली ब्लेस्ड विद द, ठीक है, मेरा एक नीस हुई है, ठीक है, हाँ। तो अब नोटिस करो, मैंने एक दिन सोचा कि मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी नीस के लिए 10 लाख रुपए ऐसे रख लेता हूं तिजोरी में। मैंने 10 लाख रुपए क्या किए, इकट्ठे किए, एक तिजोरी में डाल के रख दिए। मैंने सोचा कि जब ना मेरी नीस 21 साल की हो जाएगी तो उस केस में क्या करूंगा, मैं उसको ये 10 लाख रुपए दे दूंगा। अब मैंने तिजोरी में 10 लाख रुपए डाल तो दिए ये सोचकर कि मैंने अपनी नीस के लिए एक अच्छा काम किया, पर एक्चुअली ना जब आज से 21 साल बाद मेरी नीस 21 साल की हो जाएगी तो उसको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर होगा पता क्या, उस समय 10 लाख की बहुत ही कम कीमत हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि भाई महंगाई हो चुकी है, उसमें महंगाई बढ़ती रहेगी, इस तरह से महंगाई होती रहेगी। तो 10 लाख की जो आज कीमत है वो 10 लाख की कीमत आज से 21 साल बाद नहीं रहने वाली। तो कहीं ना कहीं मेरा जो कैश था उसकी रियल वैल्यू, उसकी वास्तविकता में जो कीमत है वो एक तरह से कम हो जाएगी। पहले आपने सुना होगा अपने दादाजी परदादाजी को बोलते हुए कि पहले तो 50 पैसे के अंदर या 1 रुपए के अंदर भर पेट इंसान खाना खा लेता था, या और भी बहुत सारी चीजें हो जाती थी। आज तो सर मतलब 50 पैसे से कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो आलपलनी भी नहीं मिलती 50 पैसे की तो, राइट? एक टाइम था जब आप सुनते होते थे यार कोई बंदा ना 1 लाख कमा रहा है, आप सोचते थे पता नहीं 1 लाख रुपया, वाओ दैट्स अ वेरी बिग अमाउंट। आज 1 लाख रुपया उतनी बड़ी अमाउंट नहीं रही। तो कहीं ना कहीं पता क्या होता है, महंगाई से आपकी जो कैश होल्डिंग है उसकी एक्चुअल वैल्यू में कटौती आती रहती है। समझे या नहीं समझे? और भारत में कितनी महंगाई है इसकी जिम्मेदारी किसके पास है, हमारी मोस्पी मिनिस्ट्री के पास। कौन सी मिनिस्ट्री? मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसके अंदर जो एनएसओ है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मैं आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के रिगार्डिंग, इनकी मेजर जिम्मेदारी है। कैसे करता है, क्या क्या अलग अलग पैरामीटर्स हैं, एवरीथिंग दैट विल डिस्कस। अभी हमें सिर्फ इतना पता लगा कि आखिर इन्फ्लेशन होती क्या है। समझ गए यहां तक? यस सर। कुछ और छोटी मोटी टर्म्स जो हमें यहां पे डिस्कस करनी है, पहले उन पे आते हैं। हाँ,
सबसे पहली टर्म जो हमें यहाँ पे सीखनी है ना, वो दरअसल में हमें दो टर्म्स का अंतर समझना है, डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन का। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पर आप नहीं होंगे। प्लीज सुनना मेरी बात को। लेट्स से आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, ठीक है। इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताऊंगा, बट एक बेसिक आइडिया आप समझना। मान लो एक एग्जांपल से लेंगे, मान लो एक पेन या एक किसी भी चीज से ले सकते हो। इसको कैसे एक्चुअल किया जाता है मैं आपको आऊंगा टाइम के ऊपर, पहले एक आइडिया ले लो। देखो मान लो मैंने बोला कि किसी पेन का दाम पहले 100 रुपए था, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि अगले साल या जो भी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग मंथ में उसका दाम था, लेट से वो हो गया 120 रुपए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मान लो 132 रुपए, ठीक है। ओके ओके। पहली चीज मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या यहां वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं? आंसर इज यस। अगर वस्तुओं के दाम बढ़ गए इसको हम क्या बोलेंगे? विल कॉल इट एज इन्फ्लेशन। महंगाई हो रही है, दैट वी नो। अब मैंने आपसे पूछा कितने परसेंट। देखो अगर आप यहां से यहां की बात करोगे ना, तो आप आराम से परसेंटेज निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? अरे भाई आप लोगों ने सी सेट पढ़ा होगा, मेरे से नहीं पढ़ा, जिससे पढ़ा होगा वहां से पढ़ा होगा। आपको परसेंटेज चेंज निकालना आता है? कैसे निकालते हो परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आप इसको इनिशियल मानते हैं, इसको फाइनल वैल्यू मानते हैं, राइट। तो जब आप इस तरह से निकालते होंगे ना, क्या निकालते होंगे आप लोग? परसेंटेज चेंज। उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, परसेंटेज चेंज इज नथिंग बट फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100। ऐसे करते हैं, बिल्कुल। क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100। ठीक है ठीक है, कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है? इधर देखो, यहां से यहां तक। आप यहां पे बोलोगे कि सर यहां पे पता क्या होगा, यहां पे आपका 100 से जब आप 120 तक जाओगे ना, यहां पर कितना चेंज आया? फाइनल इज दिस, इनिशियल इज दिस। तो एक्चुअल में ये 20 का चेंज है एज कंपेयर टू 100 इंटू 100, है ना। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वो हुआ 100, 120 माइनस 100, 120, नीचे आया 100। कितना परसेंट हुआ? ये हुआ 20% का, राइट। तो यहां पे 20% आपको देखने को मिलेगी वैल्यू। अच्छा अगर आप यहां से यहां जाओगे तो बताओ कितना आएगा? ये भी आएगा फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसको ट्राई करो, 132 माइनस 120, 12/120। ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 10%। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो ऐसे आप इनको निकाल सकते हो। अब फोकस करना इन दो नंबर्स के ऊपर। ये पहले नंबर था 20%, अब ये नंबर आया 20%। सुनना मेरी बात को ध्यान से। वस्तुएं के दाम तो बढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। पहले वो 100 का था, फिर 120 का हुआ, फिर 132 का हुआ, दाम तो बढ़ा। पर मैंने एक चीज नोटिस करी। क्या नोटिस किया? मैंने कहा भाई दाम तो बढ़ रहे हैं, दैट आई अग्री, पर पहले वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। पहले वो 20% से बढ़ रहे थे, अब वो केवल 10% से बढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि महंगाई नहीं हो रही, नहीं नहीं नहीं, महंगाई तो हो ही रही है, पर पहले ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी महंगाई, अब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जब ऐसा होना, उसको हम बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डिसइंफ्लेशन। क्या वर्ड है? डिसइंफ्लेशन। इस वर्ड को बहुत ध्यान से सुनो। मैं ये नहीं कह रहा कि वस्तुएं सस्ती हो रही हैं, बिल्कुल भी नहीं कह रहा। वस्तुएं हो तो महंगी ही रही हैं, पर पहले बहुत तेजी से महंगी हो रही थी, अब उनके महंगे होने की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज रिड्यूस्ड। ठीक है, ये नहीं कह रहे कि महंगाई नहीं हो रही, महंगाई तो हो ही रही है, पर पहले ज्यादा तेजी से महंगाई हो रही थी, अब धीरे हो रही है। इसको बोलते हैं डिसइंफ्लेशन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब काफी बच्चे ना डिसइंफ्लेशन को डीफ्लेशन से कंफ्यूज करते हैं। देखो जब हम बात करते हैं ना एक और टर्म डीफ्लेशन की, तो डीफ्लेशन का अर्थ पता क्या हुआ? दरअसल में जो डीफ्लेशन ये जो वर्ड है ना, ये अपोजिट है किसका? इट इज अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। ये महंगाई का अपोजिट है। वो कैसे? मैं आपको बताता हूं। इन्फ्लेशन में क्या होता है? सर इन्फ्लेशन में महंगाई होती है, वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। तो डिफ्लेशन में क्या होगा? उल्टा, यहां वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे नहीं, वस्तुओं के दाम कम होंगे। अगर मान लो पहले कोई चीज थी वो आपको 100 रुपए की मिलती है,
अब वो कम होके आपको 80 रुपए की, आगे कम होके और 70 या 60 रुपए की मिलती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, वस्तुओं के दाम आपको कम होते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोल देंगे, विल कॉल इट एज डिफ्लेशन। समझ आया? इन्फ्लेशन मतलब वस्तुओं के दाम बढ़ना, डिफ्लेशन मतलब वस्तुओं के दाम कम होना। डिसइन्फ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन तो है पर पहले तेजी से बढ़ रही थी, अब थोड़ा सा धीरे बढ़ रही है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स। ओके, एक बार मैं आपको इन टर्म्स के बारे में थोड़ा दिखा भी देता हूं। यहां पे पढ़ो इन टर्म्स के बारे में। देखो प्लीज सुनना ध्यान से। देखो कॉन्सेप्ट पता होना अच्छी बात है, पर उनको थोड़ा टेक्स्ट फॉर्मेट में भी अंडरस्टैंड करो। क्या लिखा है? डिसइन्फ्लेशन रेफर्स टू द रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ध्यान से सुनो, आई एम नॉट सेइंग द प्राइसेस आर गेटिंग रिड्यूस, नो नो, प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज रिड्यूसिंग। पहले रेट ऑफ इन्फ्लेशन थी 20%, अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 10%। तो क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिड्यूस नहीं हुई? बिल्कुल हुई। इसी को बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। आगे देखो, इट डज नॉट मीन दैट प्राइस आर फॉलिंग। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्राइस गिर रहे हैं, ना ना ना, प्राइस तो बढ़ ही रहे हैं, पर जो रेट के ऊपर बढ़ रहे थे वो पहले के मुकाबले कम हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो पहले ये थे 8% थी, अब अगर 6% हो जाए, इसको हम लोग डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, एक और टर्म है सर यहां लिखी हुई डिफ्लेशन। अब ये क्या है? डिफ्लेशन क्या है? अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। यहां पर क्या होगा? यहां पर डिक्लाइन होगा, डिक्लाइन इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड एंड सर्विस। इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल बढ़ रहा था, यहां डिक्लाइन होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो मैं बताऊंगा चलो रिडक्शन कैसे होगा, पर एक बात अंडरस्टैंड करो। आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर करो। इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था? परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी कम हो रही थी। डिफ्लेशन में क्या होगा? सोच के बताओ, डिफ्लेशन में क्या होगा? परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी कम होगी या बढ़ेगी? देखो, अगर हम बात करते हैं ना डिफ्लेशन की, डिफ्लेशन का मतलब क्या है? वस्तुएं सस्ती होना। पहले मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की थी, अब वही वस्तु होगी 80 रुपए की। 100 की छोड़ो, थोड़ा सस्ता लेते हैं, मैं आपको बताता हूं। मान लो पहले कोई वस्तु 20 रुपए की थी, अब मान लो वो वस्तु होगी 10 रुपए की। अब मैंने आपसे पूछा, भाई मेरे पास ये जो 20 रुपए का नोट था, इससे पहले कितना खरीद सकता था? आप बोलोगे सर अगर पहले उसका दाम 20 रुपए किलो था तो पहले आप 1 किलो खरीद पा रहे थे। अब अगर उसका दाम 10 रुपए किलो हो गया है, अब आप इस 20 रुपए के नोट से अब आप 2 किलो खरीद पाओगे, है कि नहीं? यस, पहले 1 किलो खरीद पा रहा था, अब 2 किलो खरीद पाओगे। इससे कहीं ना कहीं क्या पता लगा? इससे मुझे पता लगा कि यहां पर क्या हुआ, परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी इंक्रीज हो गई है, करेंसी के खरीदने की क्षमता बढ़ गई है। तो ध्यान रखना, डिफ्लेशन के अंदर क्या होता है, करेंसी के खरीदने की क्षमता जो है वो इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है। इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है डिफ्लेशन का। तो आपको डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का अंतर समझ आ गया होगा। अच्छा, कई बार बच्चे एक और टर्म रीफ्लेशन के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो सुनना इस बात को, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रीफ्लेशन, बट सुनना। कई बार पता क्या होता है, आपके डिफ्लेशन चल रहा होता है, मतलब वस्तुओं के दाम कम हो रहे होते हैं। वस्तुओं के दाम कम होने के बाद, जैसे वस्तुओं के दाम यहां कम हो रहे थे, मैंने आपको बताया, फिर वस्तुओं के दाम कम होने के बाद मान लो वापस बढ़ने लग जाए, मान लो वापस अब ये 80 हो गया, तो इस केस में क्या हुआ? वस्तुओं के दाम कम होने के बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हुए। जब वापस ये बढ़ना स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं हम रीफ्लेशन। ठीक है, वस्तुओं के दाम कम होना डिफ्लेशन, पर कम होने के बाद वापस वो बढ़ना स्टार्ट हो जाए उसको हम बोलेंगे रीफ्लेशन। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, 2-3 टर्म्स और हैं इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड। पहले उसको समझने से पहले, मतलब 2 टर्म समझेंगे, एक स्टैगफ्लेशन और एक अपना फिलिप्स का। देखो, एक यहां पे टर्म लिखा है, स्क्यूफ्लेशन पे आऊंगा, पहले स्टैगफ्लेशन। पहले स्टैगफ्लेशन समझेंगे। देखो, ये एक वर्ड है आपके सामने, स्टैगफ्लेशन। क्या अर्थ होता है स्टैगफ्लेशन का? स्टैगफ्लेशन ये जो वर्ड है ना, इसमें 3 चीजें आती हैं। आई रिपीट, यहां 3 चीजें आती हैं। कौन सी 3 चीजें? पहला है यहां पे स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ये स्टैग वर्ड ना स्टैग्नेंट से आया है, स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ। पहला वर्ड है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ठीक है, दूसरा वर्ड है यहां पे
हाई इन्फ्लेशन, एंड यहां तीसरा वर्ड है हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अर्थव्यवस्था की ऐसी सिचुएशन जहां पर ये तीन चीजें हो जाए। क्या हो जाए? अर्थव्यवस्था रुक जाए, इकोनॉमी आपकी स्टैग्नेंट हो जाए, महंगाई ज्यादा हो और बेरोजगारी भी ज्यादा हो। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन चल रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि ये सिचुएशन इकोनॉमी के लिए कैसी है? क्या ये सिचुएशन इकोनॉमी के लिए अच्छी है या बुरी है? बताओ। इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसका आंसर है ये सिचुएशन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा बुरी है। लेट मी टेल यू व्हाई। देखो, अगर ना मेरे पास पैसा हो, अच्छा मैं कमा लूं, अच्छा रोजगार हो, तो थोड़ी बहुत महंगाई होगी ना, चल जाएगा, है ना। देश आगे बढ़ रहा हो तो सह लेंगे, थोड़ा सा महंगाई हो गया तो क्या हो गया, है ना। लोगों का है ऐसा। बट अगर मान लो ऐसा हो कि लोगों के पास नौकरी भी नहीं है, अर्थव्यवस्था भी रुक गई है, और महंगाई महंगाई अलग ही लेवल पे चल रही है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तब तो भाई हालत बहुत खराब है। और एक्चुअली स्टैगफ्लेशन इसी को दिखा रहा है। अगर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, महंगाई भी उल्टा ज्यादा हो रखी है, तो बड़ी परेशानी वाली बात है। तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। बहुत ही खराब अर्थव्यवस्था होती है ऐसी सिचुएशन में कि लोगों के पास रोजगार भी नहीं है और उल्टा महंगाई की दुगनी मार उनके ऊपर यहाँ पे पड़ती हुई देखने को मिलती है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैग। अब मेरा आपसे सवाल है, रिसेंट टाइम्स में क्या कभी हमने भारत में स्टैगफ्लेशन देखा? आंसर इज यस। आप लोगों को कोविड-19 पैंडेमिक याद होगा। कुछ समय के लिए, आई एम नॉट सेइंग द एंटायर टाइम, पर कुछ समय के लिए ऐसा टाइम आया था जब अचानक महंगाई काफी ज्यादा थी। एट द सेम टाइम काफी सारे लोग बेरोजगार भी हुए थे, काफी सारी नौकरियां जो थी वो गई भी थी उस टाइम के ऊपर, और अर्थव्यवस्था भी हमारी हालत उस टाइम ठीक नहीं थी जब लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन लग गया, एक तरफ अर्थव्यवस्था को हालत पे दिक्कत आई, लोगों की नौकरियां चली गई, और साथ साथ कहीं ना कहीं महंगाई भी ज्यादा थी। तो वो एक टाइम था जब एक सर्टेन टाइम के लिए हम यहाँ पे स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन के अंदर थे। तो अगर आप एक बार इसकी आप डेफिनेशन गो थ्रू करना चाहो, ये नीचे वाला पढ़ना, ऊपर वाला भी आऊंगा। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ लिखा है सर, इट इज अ सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन अकर्स, जहां इन्फ्लेशन होता है, अलोंगसाइड व्हाट? अलोंगसाइड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ, इकोनॉमी रुकी हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रही या ना के बराबर हो रही है, साथ ही साथ आपका अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। जब ये सिचुएशन आ जाता है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इवन हमारे पॉलिसी मेकर को भी समझ नहीं आता क्या करना है। पॉलिसी मेकर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें तो करें क्या। ठीक है, करें तो करें क्या, क्यों, ऐसा क्यों? देखो, आप एक बात अंडरस्टैंड करो। एक होता है हमारा आरबीआई, ठीक है, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, राइट। और एक होता है हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, वो यहां पर अपनी फिस्कल पॉलिसी देती है। अब आप लोग एक बार सोच के बताओ। देखो यार, हम लोग काम कर सकते हैं, पर देखो अगर हम कहीं ना कहीं कोशिश करें कि लोगों की मदद करी जाए, मान लो हमने ये कोशिश करी। अब अगर हम लोगों की मदद करेंगे, ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मान लो हमारा फोकस आया कि चलो ग्रोथ बढ़ाते हैं। अब ग्रोथ बढ़ाने के चक्कर में लोगों को पैसा देना पड़ेगा, लोगों के हाथ तक पैसा पहुंचाएंगे। जब लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाएंगे, कहीं ना कहीं उससे महंगाई बढ़ेगी। समझ पा रहे हो? तो एक्चुअली अगर हम ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना कहीं उसके साथ महंगाई बढ़ जाती है। सर महंगाई तो पहले ज्यादा थी, फिर तो और बढ़ जाएगी परेशानी। दूसरी बात, कई बार हम सोचते हैं कि यार महंगाई कम करो, महंगाई कम करेंगे तो लोगों के हाथों में कैसा कम देंगे, है ना। अगर लोगों के हाथ में पैसा कम देंगे तो लोगों के पास तो पहले ही बेरोजगार हैं वो बैठे हुए। तो ना एक्चुअली महंगाई और ग्रोथ को कैसे साथ में बैलेंस करना है, ये बड़ी चिंताजनक बात हो जाती है। क्योंकि अगर आप महंगाई कंट्रोल करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ कम हो जाएगी,
अगर आप ग्रोथ को बढ़ाना चाहोगे कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ जाएगी। तो पॉलिसी मेकर्स बड़े ही परेशान हो जाते हैं स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन के अंदर कि अब करें तो करें क्या। तो दैट इज वाई स्टैगफ्लेशन अपने आप में बहुत मुश्किल परिस्थिति वाली बात है। आगे मैं और डिस्कस करूंगा वंस वी डील विद डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, बट आई होप आपको एक बेसिक आइडिया यहां मिला होगा। ठीक है, ये तो बात हुई स्टैगफ्लेशन की, पर एक और कॉन्सेप्ट है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। वो कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट। देखो, दरअसल में ना फिलिप्स जी ने पता क्या किया, एक इकोनॉमिस्ट हैं बहुत फेमस मतलब थे फिलिप्स जी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इनके बीच लिंक बनाने की कोशिश करी। किसके बीच में? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। इन्होंने डेटा लिया, डेटा लिया, किस साल कितनी बेरोजगारी है, किस साल कितनी महंगाई है। जब इन्होंने प्लॉट किया ना उस डेटा को, इनको ऐसा कुछ कर्व देखने को मिला। अब इस कर्व्स को जरा आप अंडरस्टैंड करो। ये कर्व पता आपको क्या बता रहा है? देखना इधर, देखना इधर क्या है? इन्फ्लेशन, इधर कौन है? अनएम्प्लॉयमेंट। इस कर्व से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब इन्फ्लेशन ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट कम है। ठीक है, जब महंगाई ज्यादा है तो बेरोजगारी कम है। पर यहां पे देखो एक बार, यहां पे सर महंगाई कम है तो बेरोजगारी ज्यादा है। तो एक्चुअली फिलिप्स जी ने ना एक आइडिया दिया। फिलिप्स जी ने बोला कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये इनवर्स रिलेशनशिप है इनका। मतलब जब इन्फ्लेशन ज्यादा तो बेरोजगारी कम, इन्फ्लेशन कम तो बेरोजगारी ज्यादा। ये यहां पे फिलिप्स जी ने बात करी। इसी को बोलते हैं फिलिप्स कर्व, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इनमें उल्टा रिश्ता होता है। अब इन्होंने इसका लॉजिक भी बताया कि देखो यार, जब बेरोजगारी कम है, ठीक है, जब बेरोजगारी कम है तो कहीं ना कहीं लोग कम काम ढूंढ रहे हैं। बेरोजगारी कम है ना, तो मैं काम नहीं ढूंढ रहा हूं। अब मान लो एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है, वो कहीं ना कहीं वहां पे प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रही है, तो उसको अच्छे लोग चाहिए होंगे। अच्छे लोग चाहिए तो क्या चाहिए? अच्छे लोग चाहिए तो लोग हैं ही नहीं मार्केट में, बेरोजगारी कम है। अच्छे लोग चाहिए तो ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तब जाएंगे अच्छे लोग वहां पे। ज्यादा सैलरी दोगे, उस वस्तु को बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा, उस वस्तु को बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा तो भाई वो वस्तु महंगी हो जाएगी। समझ पा रहे हो आप लोग मुझे? ध्यान से सुनो मेरी बात। मान लो ये मेरी घड़ी बनाने की फैक्ट्री है। मैं चाहता हूं बढ़िया बढ़िया लोग आए मेरी घड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करें, अच्छे अच्छे रिसर्चर्स आए कुछ। पर सर मार्केट में लोग काम ढूंढ ही नहीं रहे, बेरोजगारी कम है, आपने बताया। अगर बेरोजगारी कम है तो मुझे अच्छे रिसर्चर्स को लेके आने के लिए अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा, उनको अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी। और अगर मैं उनको अच्छी सैलरी दूंगा तो भाई घड़ी बनाने में खर्चा ज्यादा आ गया। घड़ी बनाने में खर्चा ज्यादा आ गया मतलब घड़ी महंगी हो गई है। घड़ी महंगी हो गई है, अरे घड़ी महंगी होना मतलब इन्फ्लेशन होना। तो एक्चुअली उन्होंने ये बात बताने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है इन्फ्लेशन ज्यादा होती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है तो इन्फ्लेशन कम। हमें इनका आइडिया अच्छा लगा, बट फिलिप्स जी भी बहुत गलत हो गए। कैसे? फिलिप्स कर्व इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। सर कहां एप्लीकेबल नहीं है? कहां एप्लीकेबल नहीं है? अरे इसका जवाब आप बताओ मुझे, कहां एप्लीकेबल नहीं है? वो कैसे बताएं? क्योंकि अभी तो हम पढ़ के हटे स्टैगफ्लेशन के बारे में। स्टैगफ्लेशन क्या बोल रहा है? स्टैगफ्लेशन बोल रहा है भाई एक ऐसा समय है जब आपके देश में या आपकी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी भी ज्यादा है एंड एट द सेम टाइम महंगाई भी ज्यादा है। यही तो था स्टैगफ्लेशन, और अर्थव्यवस्था रुकी हुई है कि नहीं? तो स्टैगफ्लेशन बोल रहा है कि ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर बेरोजगारी भी ज्यादा है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा है। पर फिलिप्स जी तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो मैं वही कह रहा हूं, फिलिप्स जी हमेशा सच्चे नहीं है, हमेशा इनकी बात सही नहीं है। शॉर्ट टर्म में इनकी बात ठीक है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो आप कह लो कि स्टैगफ्लेशन वाले केस में फिलिप्स कर्व फॉलो नहीं होता है, फिलिप्स कर्व हमेशा सही नहीं है। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और मैंने तो आपको बताया भी, कोविड-19 पैंडेमिक में महंगाई भी ज्यादा थी और बेरोजगारी भी ज्यादा थी, है कि नहीं? तो आपको इस तरह से फिलिप्स कर्व का भी और आपका इस कॉन्सेप्ट का भी आइडिया होना चाहिए। आपका ये जो मैंने आपको स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, ठीक है? गुड गुड गुड।
कुछ और छोटी छोटी टर्म्स है जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे एक टर्म मैं आपको बता रहा था स्क्यूफ्लेशन के बारे में। स्क्यूफ्लेशन, देखो स्क्यू वर्ड आपने सुना है कभी? स्क्यू, हैव यू हर्ड दिस टर्म कॉल्ड स्क्यू? स्क्यू वर्ड आया है स्क्यूनेस से। स्क्यूनेस, अगर आप में से कोई स्टैटिस्टिक्स का बच्चा है ना, उसने बड़ा स्क्यूनेस वर्ड सुना होगा। आप लोग में जिन्होंने पढ़ा है ना 9th 10th के अंदर, कई बार स्क्यूनेस वर्ड आप पढ़ते थे, लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड। आए याद? नहीं याद आए कोई बात नहीं। होता पता क्या है, कई बार आप देखते हो कि मार्केट में सब वस्तुओं का दाम नॉर्मल है, बस एक दो तीन चार वस्तुओं के दाम अचानक बढ़ गए। खासकर ना ये सब्जियों में खासकर होता है, खासकर प्याज वगैरह के अंदर, कि बाकी बाकी चीजें नॉर्मल रेट है, बाकी वस्तुओं का नॉर्मल रेट है, पर प्याज महंगे हो रखे हैं। तो हम ऐसा थोड़ी बोल देंगे कि पूरी मार्केट में महंगाई है, ना 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 ना, कुछ एक दो वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें बस महंगाई है, बाकी सब में ठीक ठाक है। इसको बोलते हैं स्क्यूनेस। ये वस्तुएं कुछ अलग तरह से बिहेव कर रही हैं नॉर्मल के हिसाब से। ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूफ्लेशन। दिस अकर when there is what? When there is a skewed rise in prices for certain items. सिर्फ कुछ वस्तुओं के दाम बढ़े, बाकी सबके दाम नॉर्मल रहे। जैसे प्याज वगैरह के अंदर तो खासकर ये बात हमें देखने को मिलती है, बाकी सारे दाम नॉर्मल है, बाकी सारे फूड प्राइसेस के दाम स्टेबल है, पर प्याज के दाम बढ़ गए, तो हम बोलेंगे यहां पर क्या है? स्क्यूफ्लेशन आपको देखने को मिल रही है। इज इट फाइन? ठीक है सर, ठीक है, हमें ये बात क्लियर हुई। अच्छा, कुछ और छोटी मोटी चीजें और भी हैं। इन्फ्लेशन को ना आप स्पीड के हिसाब से भी देख सकते हो। प्लीज सुनना आप लोग, इन्फ्लेशन को आप लोग स्पीड के हिसाब से भी देख सकते हो। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नो नीड टू गो थ्रू इनटू डेप्थ। पर देखो पता क्या होता है, एक होती है थोड़ी सी इन्फ्लेशन, जैसे मान लो 1 से 4% के आसपास। एक्चुअली ना ये 1 से 4 भी हो सकता है, 1 से 3 भी, बट मोटा मोटा पॉइंट पता क्या है, अगर थोड़ी सी इन्फ्लेशन होती है ना, तो हम उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जैसे आप क्रीप नहीं करता एक बच्चा, तो स्टार्टिंग में इन्फ्लेशन बहुत ही थोड़ी होती है, उसको बोलते हैं हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए, मान लो 2% से 10% या 4% से 10% आप कह सकते हो, ये ना नंबर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नंबर तो इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि नंबर होते नहीं, इट इज जस्ट दैट कि हमें पता होना चाहिए कि सबसे कम इन्फ्लेशन है क्रीपिंग। थोड़ा और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसको वॉकिंग बोलने लग जाते हैं कि वो चलने लग गया है। फिर और ज्यादा हो जाएगी, उसको रनिंग बोलने लग जाएंगे, या उसको ग्लैपिंग भी बोल देते हैं, थोड़ा और बढ़ जाती है कि इन्फ्लेशन अब भागने लग गई है एक तरह से। राइट, नो नीड टू गो इनटू नंबर्स हियर, नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट दैट कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, फिर आपका रनिंग सॉरी वॉकिंग आ गया, फिर रनिंग या ग्लोपिंग आ जाता है। बट एक जो बात आपको जाननी है वो हाइपर इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये हाइपर इन्फ्लेशन वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसका मतलब क्या है। हाइपर इन्फ्लेशन, देखो जब आपकी महंगाई बहुत बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है ना, उसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अब सवाल आता है इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक एग्जांपल से समझना है इस बात को। मैंने आपको ना एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में पूछा था जब इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस की थी। देखो कई बार बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर देखो, क्यों ना एक काम किया जाए, हमारे पास आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा सेंट्रल बैंक है, क्यों ना एक काम करें, एक दिन बहुत सारे नोट छापो, एक सूटकेस लो, ठीक है, बड़ा सा सूटकेस, उस सूटकेस में पैसे या एक नीला ड्रम ले लो, नीला ड्रम लेके ले लो, उसमें खूब सारे पैसे डाल के सब लोगों को बांट दो, एक ही दिन में गरीबी खत्म, टाटा बाय बाय गरीबी को। आएगा ना दिमाग में कि क्यों ना एक ही दिन में गरीबी खत्म कर दे, सबको पैसा बांटो, बात खत्म। ऐसा बट होता नहीं है। क्यों नहीं होता? इस लॉजिक में कुछ गड़बड़ है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या गड़बड़ है। देखो ये गड़बड़ कई देशों ने कर रखी है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखो मान लेते हैं मैं और मेरे दोस्त और काफी सारे और लोग, हम लोग एक दिन प्रोटेस्ट पे चले गए कि नहीं नहीं हमारी मांगे पूरी करो। हम गए अपने राजा के पास, हमारी सरकार के पास, ठीक है। तो यहां सरकार ने पता क्या बोला, हमने सरकार को बोला कि देखो यार सरकार जी बहुत महंगाई हो रखी है, थोड़ा कुछ कर दो हमारे लिए। हमने बोला कि यार हम लोग आटा लेने गए थे, आटा बहुत महंगा है,
हमने ब्रेड लेने गए, ब्रेड बड़ी महंगी है, तो आप कुछ कर दो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम आपको खूब सारा पैसा दे देते हैं। ठीक है, इन्होंने हम सबको खूब सारा पैसा बांट दिया, लो भाई रखो, लाख रुपया रखो तुम। ठीक है, हमारे पास पैसा आ गया है, हमारे पास पैसा आ गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, हम लोग गए पैसा लेकर ब्रेड खरीदने ब्रेड वाले के पास। अब ब्रेड वाला पहले ना क्या करता था, पहले ये 100 रुपए की ब्रेड दे रहा था। ठीक है, अब देखो ब्रेड तो इतनी ही है, ब्रेड तो बस इतनी लिमिटेड ही है हमारे पास, मेरे पास भी पैसा आ चुका है, मेरे दोस्त के पास भी पैसा आ चुका है, अर्थव्यवस्था में सबको सरकार ने पैसा दे दिया, सबके हाथों में पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आ चुका है। हम लोग ब्रेड वाले के पास गए कि ला भाई ब्रेड दे। ब्रेड वाले कहा ना भाई मेरे पास तो इतनी ही ब्रेड है, जो मुझे सबसे ज्यादा पैसा देगा मैं उसको ब्रेड दूंगा। तो ब्रेड वाले ने पता क्या किया, ब्रेड वाले ने ब्रेड 100 की नहीं 500 की दी, क्योंकि ब्रेड वाले ने बोला भाई इतने सारे लोग ब्रेड लेने खड़े हुए हैं, जो मुझे 500 रुपए दे देगा मैं उसी को ब्रेड दूंगा। अब दिक्कत यहां पे ये आ गई, हम लोग फिर वापस आए, हमने कहा भाई ब्रेड तो महंगी होगी, हम सरकार के पास फिर से गए, सरकार को बोला भाई ब्रेड ने सर ब्रेड 500 रुपए की होगी, अब आप बताओ क्या करें। तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं, आपको पैसे कम पड़ रहे हैं ना, मैं आपको और पैसे छाप के दे दूंगा। ठीक है, मेरे हाथों में और पैसे आ गए। अब मैं फिर से गया ब्रेड वाले के पास, अब मैं नहीं गया, बाकी सब लोग भी गए, मैं भी गया, बाकी सब लोग भी गए। हम सब लोगों ने इस ब्रेड वाले को बोला भाई ब्रेड दो। अब ब्रेड वाले ने बोला भाई मेरे पास तो इतनी ही ब्रेड है, मैं 500 रुपए की नहीं, अब तो मैं 2000 की ब्रेड दूंगा। आप इससे एक चीज समझ पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पैसे छापने से कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसे छापने तो महंगाई ही बढ़ा रहे हो आप। जो ब्रेड पहले 100 की थी वो 500 की हुई, वो 500 वाली 2000 की होगी। सामने ब्रेड की जब तक सप्लाई नहीं ना बढ़ेगी, तब तक सिंपली पैसे छापने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उल्टा उससे महंगाई 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 और बढ़ती रहेगी। तो अगर सरकार ये करती रही ना, या आपका आरबीआई या आपका सेंट्रल बैंक ये सब करता रहा कि पैसे छापते रहो और महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, ना, उल्टा पैसे छापने से तो महंगाई और ज्यादा बढ़ती है। एंड इनफैक्ट आप इस बात को याद रख लो, अपने दिमाग में बिठा लो, जब जब मार्केट में नया पैसा आएगा सबसे ज्यादा महंगाई उसी से होती है। वेन एवर यू प्रिंट न्यू मनी, जब भी मार्केट में नया पैसा इंट्रोड्यूस होगा सबसे ज्यादा महंगाई दरअसल में उसी से आपको होती हुई देखने को मिलेगी। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो अगर आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन वाले हाइपर इन्फ्लेशन वाले केसेस देखने को मिलते हैं, इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि आपका वहां पे सरकार जो है वो बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट कर रही होगी, दे आर प्रिंटिंग न्यू मनी। ठीक है, तो नया पैसा जब भी प्रिंट होता है इससे आपका सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन के ऊपर आपको प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा तेजी से आपकी महंगाई बढ़ती हुई देखने को यहां पे मिल जाती है। ये कॉन्सेप्ट है हाइपर इन्फ्लेशन का, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें इन्फ्लेशन में पता होना चाहिए वो ये है कि आखिर इन्फ्लेशन के पीछे का कारण क्या है। देखो बहुत ही सिंपली मैं आपको समझाऊंगा इस चीज को। जब भी कभी भी आपको डिमांड एंड सप्लाई के बीच में एक मिसमैच देखने को मिलेगा, वहां से इन्फ्लेशन पैदा हो सकता है। किसके बीच में? डिमांड एंड सप्लाई के बीच में। प्लीज ध्यान से अंडरस्टैंड करना। कभी आपने देखा है कि दुनिया में किस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है? लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने ना मतलब जैसे कोविड-19 का पेंडेमिक का टाइम देखा होगा, तो कोविड-19 पेंडेमिक के समय के ऊपर अचानक लोगों को कुछ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी, अचानक उसकी डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिली, बहुत सारे लोगों को उसकी डिमांड थी। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ी तो उस वजह से उसके प्राइजेस हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। ऐसा नहीं था कि सप्लाई में कोई चेंज आया, सप्लाई उतनी ही थी, शायद मान लो पहले भी उतनी दवाइयां थी मार्केट में, अभी भी उतनी ही दवाइयां हैं, पर अचानक डिमांड बढ़ी तो कहीं ना कहीं यहां पे उस चीज में प्राइजेस में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। ऐसे अगर हो सकता है कि सप्लाई के ऊपर भी कुछ इंपैक्ट आ जाए। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यार रेड सी में क्राइसिस आ जाता है, कभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल पड़ता है, या कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है जिससे किसी चीज की सप्लाई के ऊपर हिट आता है। देखा होगा आप लोगों ने, कुछ भी ग्लोबली भी हो सकता है, विद इन द कंट्री भी हो सकता है, जैसे भी हो, पर अगर किसी चीज की वजह से सप्लाई किसी चीज की हिट होगी ना, तो सप्लाई कम होगी पर लोगों की डिमांड अभी भी है। तो भाई मार्केट में वस्तुएं कम है, खरीदार ज्यादा है, एक तरह का इंबैलेंस हुआ डिमांड और सप्लाई के बीच में, वहां से हमें कहीं ना कहीं महंगाई होती हुई देखने को मिल सकती है। अगर तो दोस्तों डिमांड के बढ़ने की वजह से आपको महंगाई देखने को मिले, वी कॉल इट एज
डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर डिमांड बढ़ने से आपकी महंगाई बढ़े, उसको हम नाम देते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ध्यान से सुनो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की जब हम बात करेंगे, हमारा फोकस प्योरली 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 डिमांड साइड के ऊपर होगा। बट जब हम बात करेंगे सप्लाई साइड की, हमारा पूरा फोकस सप्लाई साइड के ऊपर। तो एक्चुअली ना इसको हम लोग सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या फिर सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन के नाम से भी हम यहां पे जानते हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे होता है या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे होता है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अगर कभी ऐसा हो कि जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू द अवेलेबल सप्लाई, उसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंशनरी पॉलिसी से ऐसा हो सकता है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी समझो, कई बार आपने नोटिस किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार एक्सपेंशन के मूड में है, सरकार ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, टैक्स कट करते हैं। मैं यहां पे बात कर रहा हूं डायरेक्ट टैक्स की। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स सरकार ने कम कर दिया। तो सर देखो, मेरे पास इनकम आती थी पहले, हाँ, अब इनकम आती थी तो बहुत टैक्स लगता था पहले, पर अब पता क्या होगा, अब टैक्स कम लग रहा है। एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन में सरकार ने टैक्स कम कर दिया लोगों के ऊपर। अगर पहले मेरा खूब पैसा टैक्स में चला जाता था, मेरे पास कम पैसा बचता था, तो मैं कम डिमांड करता था। पर अब सरकार ने मेरे ऊपर कम टैक्स लगाया, अब मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, मैं चीजों की ज्यादा डिमांड करूंगा तो महंगाई बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इसी को बोलते हैं डिमांड पुल। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज की वजह से हो सकता है, सरकार हो सकता है अपना खर्चा बढ़ा दे, उससे हो सकता है आपका एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो एंड वहां से डिमांड बढ़ सकती है। फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है आपका फिस्कल स्टिमुलस का। दरअसल में ये भी उसी के साथ में ही है। कई बार सरकार ना एक पुश देती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है, ताकि एक तरह से अर्थव्यवस्था को वापस से खड़ा किया जा पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमी को एक पुश दिया जा पाए। सरकार जब खूब खर्चा करती है, उसको हम फिस्कल स्टिमुलस यहां पे कह सकते हैं, व्हेन द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। अब ऐसे केस में फिर से लोगों के हाथों में पैसा जाएगा, जब सरकार खर्चा करेगी, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा जाएगा, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, उससे कहीं ना कहीं हमें डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। सिमिलरली इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करवा दे। देखते हैं ना, रेपो रेट कम होता है, पढ़ेंगे आगे लाल चैप्टर्स में हम रेपो रेट के बारे में। पर कई बार आपने सुना होगा, जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है, कहीं ना कहीं लोगों को लोन सस्ते मिलता है, लोन सस्ते मिलेगा, उससे कहीं ना कहीं हम ज्यादा खर्चा करेंगे, बिजनेस ज्यादा खर्चा करेंगे, उससे आपकी डिमांड बढ़ेगी। व्हाट आई मीन टू से हियर इज, आपको इस वर्ड को ध्यान रखना है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर आपकी डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिलती है। अगर दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें, वो है आपका कॉस्ट पुश या सप्लाई साइड। अब यहां प्योरली आपको सप्लाई की तरफ देखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेजेस का इंक्रीज। आप सिंपल एग्जाम्पल समझो, जैसे ये आपने कोट पहन देखा है, ये वाला कोट। अब मान लो ये कोट बनाने के लिए कुछ लेबर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब लेबर पहले लगती थी, उनको हम सैलरी देते थे, फिर एक दिन लेबर धरने पे बैठ गई कि नहीं भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ। अगर यहां पे इस लेबर की कल को हमें सैलरी बढ़ानी पड़ी, तो आप लोग मानते हो कि क्या ये जो शर्ट या जो कोट बनाने का खर्चा है वो बढ़ नहीं जाएगा? क्योंकि अगर हमें ज्यादा वेजेस, ज्यादा सैलरी देने पड़ रही है पहले के मुकाबले, तो इस कोट को बनाने का खर्चा बढ़ गया। इस कोट को बनाने का खर्चा बढ़ गया, कहीं ना कहीं ये कोट महंगा हो गया। ये कोट महंगा हो गया, उसी को हम बोलते हैं क्या? वी कॉल इट एज इन्फ्लेशन। पर यहां डिमांड साइड की तरफ से नहीं है, यहां प्योरली एंड प्योरली कॉस्ट वाली साइड से, सप्लाई वाली साइड से है, इसीलिए इसको हम कॉस्ट पुश या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल यहां पे मेंशन है रॉ मटेरियल प्राइसेस का। हो सकता है जिस कपड़े का ये कोट हो, ये कपड़ा महंगा हो जाए, ये कपड़ा महंगा हो गया तो कोट बनाने का खर्चा बढ़ गया, कोट बनाने का खर्चा बढ़ गया, एक तरह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हो सकती है, कोविड पेंडेमिक आ गया, पीछे से चाइना से सामान आना था, वो चाइना से सामान आया ही नहीं, राइट। तो जब भी इस तरह से सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट आएगा, जब भी इस तरह से कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट आएगा, वो कॉस्ट पुश या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन के नाम से हम उसको जानते हैं। और भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी मॉनेटरी इन्फ्लेशन। ये दरअसल में मॉनेटरी इन्फ्लेशन ना डिमांड पुल के साथ ही थोड़ा लिंक करके आप पढ़ सकते हो। ये वही बात है जब मैंने आपको बताया नहीं था कि सेंट्रल बैंक ने क्या किया, मान लो खूब सारा पैसा लोगों तक पहुंचा दिया। सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने मनी सप्लाई बढ़ा दी, मान लो हो सकता है पैसा प्रिंट करके कर दिया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अगर और ज्यादा पैसा अर्थव्यवस्था में आएगा, तो मैंने जैसा आपको बताया भी था
जब अर्थव्यवस्था में पैसा आता है कहीं ना कहीं उससे महंगाई होती ही होती है। तो होता क्या है, जब मनी सप्लाई आपने बढ़ा दी उससे आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ, उसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन। अच्छा, अगर इन्फ्लेशन को कम करना हो तो क्या करेंगे? सर जो बढ़ी हुई मनी सप्लाई है उसको आप कम करो। अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो उससे इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, मनी सप्लाई को कम कर दोगे कहीं ना कहीं यहां पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के अंदर आपको मदद होगी। अंडरस्टूड और नॉट? एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी कभी नया पैसा मार्केट में आएगा उससे सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन होती है। प्लीज इस बात को ध्यान रखना, जब भी नया पैसा प्रिंट होता है उससे इन्फ्लेशन होनी ही होनी है। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ सप्लाई चेन डिसरप्शन का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, कोविड-19 पैंडेमिक में सप्लाई डिसरप्ट हुई। फिर एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, लेट मी हेल्प यू विद दिस थिंग। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, इंपोर्ट समझते हो? इंपोर्ट, सर हम विदेशों से सामान मंगाते हैं, हम इंपोर्ट करवाते हैं। कई बार ना यहां पे क्या होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लेशन हो जाती है। मैं आपको दो तरीके समझाता हूं कैसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो सकती है। देखो, लेट्स से आपने क्या किया, आपने विदेशों से कच्चा तेल मंगाया। ठीक है सर, मैंने विदेशों से कच्चा तेल मंगाया। कई बार ऐसा होता है कच्चा तेल महंगा हो जाता है दुनिया में किसी भी कारण की वजह से, चाहे ओपीईसी जो हम बात करते हैं ओपेक की, उन्होंने सोच लिया कि चलो प्रोडक्शन कट करना है, या वॉट एवर माइट बी द रीजन। कई बार ऐसा नोटिस करने को मिलता है कि कच्चा तेल महंगा हो जाता है। सर अगर कच्चा तेल महंगा हो गया विदेशी बाजार में, हमारे देश में महंगे में हमें मिलेगा, हमारे देश में हमने कच्चा तेल जो मंगाया हमें महंगे रेट पे मिलेगा, कहीं ना कहीं फिर उसका इस्तेमाल करेंगे अलग अलग जगहों के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन में उसका इस्तेमाल होगा, तो हर एक चीज महंगी हो जाएगी। तो एक्चुअली पता क्या हुआ, जो हमारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स थे वो महंगे हुए, उससे हमारे देश में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन हुआ। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का नाम दे सकते हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा एक तरीका और है, प्लीज सुनना मेरी बात को, जो बात करता है विद रिगार्ड्स टू रुपी के चेंजेस के अंदर, रुपी डॉलर चेंजेस के अंदर। देखो, हमने मान लो विदेशों से एक घड़ी मंगानी थी, मैंने कहा मंगाओ बढ़िया करो। अब ये घड़ी मंगानी है, हमें हो सकता है डॉलर में पेमेंट करनी पड़े, ठीक है ना, हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़े। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि ये घड़ी है मान लो $10 की। कितने की घड़ी है ये? $10 की। ठीक है सर, देखो पहले ना $1 होता था 80 रुपए का। मैंने कहा तुम्हारी बात तो सही है, पर सर अब तो रुपया गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, इतना कौन ही गिरता है ना, पर अब तो रुपया गिर गया। तो पहले ये जो घड़ी थी वो $10 की थी, अब कितने की है? अब भी $10 की है, पर रुपीस की टर्म में, रुपीस की टर्म में पहले ये घड़ी 800 रुपए की थी, क्योंकि $1 80 रुपए के बराबर था, पर अब ये घड़ी भर के 900 रुपए की होगी। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या रुपए के कमजोर होने ने, क्या रुपये के डेप्रिशिएट होने ने हमारे देश में महंगाई नहीं करवा दी? बिल्कुल करवा दी। तो यहां पे ना रुपया का कमजोर होना भी एक कारण हो सकता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का, क्योंकि हम विदेशों से सामान मंगा रहे थे, हमारे लिए महंगा हो गया है। महंगा हो सकता है कि एक्चुअल वस्तु ही महंगी होगी हो, या रुपए के डॉलर के साथ जो रिश्ता था वो कुछ बदल गया, एंड उस वजह से हमारे देश में हो सकता है महंगाई आती हुई देखने को मिले। तो दिस कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अगर आप इसको पढ़ोगे यू विल रियलाइज कहीं ना कहीं यहां पर क्या होता है, जब भी आपकी फॉरेन गुड्स ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ये जो बात हुई ना रुपए के डेप्रिशिएशन की, मतलब रुपया कमजोर हुआ, रुपया कमजोर हुआ, हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ी सेम वस्तु को खरीदने के लिए। ठीक है, अगर मान लो हम कच्चे तेल के, सॉरी कच्चे मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए या फिनिश प्रोडक्ट के लिए अगर हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, राइट। फॉलो, कच्चा तेल ही हमने मंगाया तो पहले से महंगा हो जाएगा, राइट। तो ये सारे हमें कहीं ना कहीं चीजें हमें पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ठीक है, कुछ और बातें भी हैं यहां पे जो आपकी बुक में मेंशन भी है, मैं आपको बताऊंगा भी, पर उन सबको गो थ्रू करने से पहले एक दो बातें और पढ़ लेते हैं कि सर आखिर इन्फ्लेशन को हम निकालते कैसे हैं, एक बार उसकी अंडरस्टैंडिंग हम यहां पे ले लेते हैं। देखो प्लीज इस बात को आप लोग अंडरस्टैंड करना, इस पे आएंगे इंपैक्ट के ऊपर, पर पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन को निकालते कैसे हैं।
देखो, आप लोगों ने एक वैल्यू चेन हमेशा देखी होगी। क्या होती है एक चेन? सप्लाई चेन कह सकते हो आप इसको। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले हमारा यहां पे प्रोड्यूसर होता है, या फिर होता है हमारा जो मैन्युफैक्चरर, जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है सर। उसके बाद आपको देखने को मिलता है होलसेलर, जहां पर बल्क में चीजें बेची जाती हैं। फिर आपका आता है रिटेलर, जो आपके घर के पास में किराने वाली शॉप होती है। और रिटेलर के बाद आपका आ गया कंज्यूमर। ऐसे ही होता है ना, आप डायरेक्टली थोड़ी खरीद लेते हो। पहले उसके चेन के अंदर प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर होता है, फिर होलसेलर, फिर आपका रिटेलर, फिर आपका कंज्यूमर। इस तरह से चीजें होती हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि हम किस लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन देखेंगे। देखो यार, मेरे हाथ में ये घड़ी है, ये घड़ी महंगी हुई नहीं हुई, एक तो मैं अपने लेवल के ऊपर देख सकता हूं कि जब मैंने ये घड़ी खरीदी तो मुझे सस्ती मिली या महंगी मिली। बट आप ये समझो कि हम अलग अलग लेवल के ऊपर भी इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं। देखो, हो सकता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, आप प्लीज अंडरस्टैंड करना, जैसे घड़ी है। अब मैंने आपको पूछा कि ये घड़ी महंगी होगी, क्यों महंगी होगी? आप बता ही नहीं पाओगे क्यों महंगी होगी। आप बोल सकते हो कि यार किसी ने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया इसलिए महंगी होगी। कोई बंदा बोल सकता है नहीं नहीं सर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लगी उसलिए महंगी होगी। कोई बंदा बोल सकता है नहीं सर, सरकार ने जीएसटी बढ़ा दिया इसके ऊपर तो महंगी होगी। कोई बोलेगा नहीं सर, इसमें एल्यूमिनियम लगता है या ये वाला रॉ मटेरियल लगता है, वो रॉ मटेरियल महंगा हो गया उससे महंगी होगी। तो मुझे बताओ, मुझे पता कैसे लगेगा कि महंगाई हो क्यों रही है चीजों में? एक्चुअली ना, मुझे ज्यादा बेटर आइडिया तब लग पाएगा अगर मैं इसको अलग अलग स्टेज के ऊपर देखूं। अगर मैं यहां पे अंडरस्टैंड करूं, यहां पे अंडरस्टैंड करूं, मैं यहां पर भी अंडरस्टैंड कर सकता हूं, पर हमें यहां पे इन्फ्लेशन को देखना पड़ेगा। क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, जब ये कस्टमर तक आ गई ना, जब मेरे तक पहुंच गई, इसमें सब चीजों का इंपैक्ट आ गया। ये बताएगा कि भाई मुझे कितनी महंगाई फेस हो रही है, एज अ कंज्यूमर कितनी महंगाई फेस कर पा रहा हूं। इसमें रॉ मटेरियल भी आ गया, इसमें आपका जीएसटी भी आ गया, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आ गया, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी आ गया जो रिटेलर वगैरह का, सब कुछ आ गया। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि महंगाई कितनी ज्यादा है। अगर मैं होलसेलर लेवल की बात करता था, यहां पर कहीं ना कहीं आपने जो आखिरी में प्रॉफिट मार्जिन और बाकी सब चीजें उनको हटा दिया। तो वी कैन फाइंड इन्फ्लेशन एट वेरियस लेवल्स। और अब करंट अफेयर्स का रेफरेंस देखना, अब हम आज के समय प्रोड्यूसर लेवल की भी बात कर रहे हैं। मैं आऊंगा कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है, पीपीआई की जो बात हम कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, विल डिस्कस दैट आल्सो। पर अंडरस्टैंड करना कि अभी जो हमारी यहां पे बात होती है ना, वो इन दो लेवल पे मेजरली बात होती है। एंड इनफैक्ट ये वाली बात भी हम करेंगे अभी डिस्कस। अगर हम इस लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, दैट इज डब्ल्यूपीआई। अगर हम कंज्यूमर लेवल पे ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज सीपीआई। एंड अगर आप प्रोड्यूसर लेवल के ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसको बोलते हैं हमने पीपीआई। इज दिस फाइन? ठीक है। अब सवाल आता है कि इन्फ्लेशन निकालते कैसे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये ना, मैंने एक बास्केट ले ली यहां पे, ठीक है, ये मेरा बैग है, मैंने एक बास्केट ली, ठीक है। इस बास्केट में मैंने पता क्या किया, मैंने अपनी रोजमर्रा की जो मैं खर्चे वाली चीजें हैं उनको इंक्लूड किया। अब मैंने देखा भाई मैं तो रोटी चावल सब्जी ये सब खाता हूं, मैंने इस बास्केट में वो भी डाल दिया। फिर किसी ने कहा कि नहीं सर आप शर्ट वगैरह भी पहनते हो, मैंने इसमें शर्ट भी डाल दी। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं आप घड़ी वगैरह भी डालते हो, आप जूते भी पहनते हो, मैंने जूते भी इसमें डाल दिए। अब मेरे पास ये बास्केट बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल तैयार होगी। मैंने आपसे पूछा कि इस बास्केट का दाम क्या है। आपने बोला सर इस बास्केट का दाम है मान लो 500 रुपए, एग्जाम्पल। अब मैं आपसे पूछूंगा अगले साल सेम महीने में इस बास्केट का क्या दाम होगा। मतलब जैसे अब मैं जनवरी 26 में खड़ा हूं, मैं जनवरी 27 के साथ कंपेयर करूंगा, इसको सेम मंथ को कंपेयर करूंगा, उस टाइम कितनी महंगाई है, जनवरी 26 और जनवरी 27 में कितना रेट है इस बास्केट का। आपने बोला भाई अभी 100 है, अगले साल ये 110 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं बता पाऊंगा कि यार ये बास्केट जो है ना, ये 10% महंगी हो गई है। अब नोटिस करो, मैंने जब आपको इन्फ्लेशन की डेफिनेशन बताई थी, आई टोल्ड यू कि यहां पर हम एक चीज नहीं लेते, हम एक बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं, या बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बताऊंगा किसमें सर्विसेज है किसमें नहीं है, पर एक बास्केट ले ली, उस बास्केट का प्राइस कैसे कैसे चेंज हुआ उसके हिसाब से हमने यहां पे इन्फ्लेशन निकाला। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो एक्चुअली ना, जब हम यहां पे डब्ल्यूपीआई निकालते हैं, सीपीआई निकालते हैं,
हम एक बास्केट लेते हैं, बास्केट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बास्केट में होता क्या क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अंडरस्टैंड करना, हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सीपीआई है और करंट अफेयर के हिसाब से पीपीआई है, बट हम पढ़ेंगे तीनों ही, हम डब्ल्यूपीआई भी देखेंगे, सीपीआई भी देखेंगे और पीपीआई भी देखेंगे। सबसे पहली बात कि जब हम बात करते हैं ना डब्ल्यूपीआई की, व्हेन वी टॉक अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये डब्ल्यूपीआई। ठीक है, इसमें हम देखते हैं टोटल 3 चीजें। कौन सी 3 चीजें आ जाती हैं डब्ल्यूपीआई के अंदर, इसको आप अंडरस्टैंड करना। डब्ल्यूपीआई के अंदर आपकी 3 चीजें आती हैं। एक आते हैं आपके प्राइमरी आर्टिकल्स, एक आता है फ्यूल एंड पावर, एक आता है आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब भाई जो बास्केट नहीं ली थी उसके अंदर हमने प्राइमरी आर्टिकल्स डाले, फ्यूल एंड पावर डाला और आपके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स डाले। आप बोलोगे सर इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखी है इसकी इंपॉर्टेंस। ये जो बास्केट में डब्बे डाले ना, बास्केट में जो जो चीज डाली उन सबकी इंपॉर्टेंस बराबर नहीं है। कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेरे लिए ज्यादा रेलेवेंट है, कोई चीज कम इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उनको उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से उनके वेट्स दिए हैं, दिस आर कॉल्ड वेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका प्राइमरी आर्टिकल्स, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे है आपका फ्यूल एंड पावर। राइट 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 राइट। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि क्या हमें इनकी परसेंटेज याद रखनी है, आंसर इज नो। आपको इनका ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर क्या है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज उसके बाद आता है, फिर तीसरे नंबर पे आता है फ्यूल एंड पावर। अब डाउट ये आ रहा होगा कि इनमें इंक्लूड क्या क्या है। हमने बोल तो दिया मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में क्या आता है, देखो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में आपके टेक्सटाइल्स आ गए, जो कपड़े वगैरह हो गए, आपके एपरल्स हो गया, जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होती हैं, आपके केमिकल्स वगैरह हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इनमें। ठीक है, अगर हम बात करें फ्यूल एंड पावर की, तो यहां पर आपका जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब आ जाता है। और प्राइमरी आर्टिकल्स में आपके ज्यादातर फूड आइटम्स वगैरह, सीरियल्स वगैरह आ जाते हैं। वैसे बहुत सारी चीजें ऐसे आपने इंक्लूड कर ली। ध्यान रखना मेजर इंपॉर्टेंट है यहां पे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, फॉलोड बाय प्राइमरी आर्टिकल्स, फॉलोड बाय फ्यूल एंड पावर। ठीक है, तो आपने वो बास्केट देखी, उस बास्केट के अंदर ये सारी चीजें डाल दी, इन वेटेज के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि कितना प्रतिशत यहां पे बदलाव आया। अब कुछ डाउट्स यहां पे आते हैं। क्या डाउट आता है, एक डाउट ये आता है कि आखिर ये डब्ल्यूपीआई निकालता कौन है, आखिर ये डब्ल्यूपीआई निकालता कौन है। देखो ये जो डब्ल्यूपीआई निकाला जाता है, इसको निकाला जाता है बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये निकालता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। व्हाट इज डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, व्हिच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये निकालता है आपका डब्ल्यूपीआई। कुछ और बेसिक बातें, ये आपका हर महीने निकलता है, इट इज रिलीज्ड ऑन अ मंथली बेसिस, हर महीने यहां पे आपको निकलता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि डब्ल्यूपीआई के अंदर केवल और केवल हम गुड्स को देखते हैं, यहां पर आपकी सर्विसेज नहीं देखी जाती। जो वो बास्केट हम ले रहे थे ना, बास्केट, उस बास्केट के अंदर हम सर्विसेज इंक्लूड नहीं करते, केवल और केवल यहां पे वस्तुएं, ओनली गुड्स आर इंक्लूडेड अंडर होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहां पर क्या हो रहा है, केवल वस्तुएं ले रहे हैं। और होलसेल लेवल के ऊपर जब आपकी वस्तुएं बल्क, होलसेल मतलब बल्क लेवल के ऊपर ट्रेड होती हैं, उसके अंदर कितनी महंगाई है हम उसको देखते हैं। ठीक है, अब अभी सुनना, अभी फिलहाल जो इसका आपका बेस ईयर है वो आपको 2011-12 देखने को मिलेगा। ये बेस ईयर का कॉन्सेप्ट हम एक बार तब भी डिस्कस करेंगे जब हम आएंगे अपने जीडीपी वाले कैलकुलेशन के ऊपर। पर ध्यान रखना फिलहाल के लिए इसका बेस ईयर 2011-12 है, विच इज गोइंग टू चेंज टू 2022-23 वेरी सून। ठीक है, ये 22-23 यहां पे इसका बेस ईयर बन जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के
कॉन्टेक्स्ट में जो आपको यहां पे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने इन बातों को नोटिस किया ना तो मोटा मोटा क्वेश्चंस आपसे हैंडल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि कौन रिलीज करता है, कब रिलीज होता है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, क्या इंक्लूड है क्या नहीं है ना, क्या बेस ईयर है, क्या का कितनी कितनी वेटेज है, उस हिसाब से है ये। ठीक है, मैन्युफैक्चर सबसे ज्यादा, प्राइमरी उसके बाद, और आपका फ्यूल एंड पावर इस तरह से। राइट, ये कुछ आपकी WPI के बारे में। WPI से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना CPI और PPI बन गया आज के समय। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इन्फ्लेशन, हम ना टारगेट लेके चलते हैं आज के समय। हमारा ना इन्फ्लेशन का एक टारगेट है कि महंगाई कितनी होनी चाहिए। एक्चुअली हमारा जो महंगाई का टारगेट है ना वो क्या है, 4 ± 2%। 4 ± 2% ये हमारा टारगेट है। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो, अगर भारत में ना बिल्कुल महंगाई ना हो तो उससे पता क्या होगा, उससे देश में ग्रोथ ही नहीं होगी। मैं चाहूंगा ही नहीं कि मतलब एक तरह से ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करना, क्योंकि आप नोटिस करो, अगर अगर थोड़ी बहुत चीजें की वैल्यू बढ़ती है ना, अगर मान लो प्रोडक्ट्स धीरे धीरे करके हल्का फुल्का महंगाई होती है, उस केस में कंपनीज इंसेंटिवाइज होती हैं, कंपनीज चाहेंगी और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। राइट, तो होता पता क्या है, हल्की फुल्की इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। अगर इन्फ्लेशन ना हो, अगर उल्टा डिफ्लेशन हो, अगर वस्तुओं के दाम गिरने लग जाए, आप सोचो ये घड़ी आज 100 की है, कल ये 80 की हो जाए, आगे जाके 60 की हो जाए, तो एज अ कंज्यूमर मैं पता क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा यार नहीं खरीदते, अभी रुक जाओ, अभी दाम और कम होगा। तो उस चक्कर में पता क्या होगा, मैं ये कंज्यूम ही नहीं करूंगा, ग्रोथ कम हो जाएगी। तो अगर वस्तुओं के दाम गिर रहे हैं ना कहीं उससे डिफ्लेशन से आपकी अर्थव्यवस्था पे इंपैक्ट आता है। इसीलिए हल्की फुल्की महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है। अब क्वेश्चन आता है हल्की फुल्की महंगाई का मतलब, हल्की फुल्की महंगाई का मतलब है 4 ± 2%। अगर आपकी महंगाई इस रेंज के अंदर है 4 ± 2% के अंदर, तो उसको हम यहां पे अच्छी इन्फ्लेशन यहां पे मान सकते हैं, दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। पर क्वेश्चन आएगा ये कौन सी इन्फ्लेशन की बात हो रही है? इसका आंसर है ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम CPI की यहां पे बात करते हैं। CPI शुड बी बिटवीन 4% ± 2%। अगर आप इसको थोड़ा ढंग से देखोगे तो 4 - 2 होता है 2%, 4 + 2 होता है 6%। तो हमारा जो इन्फ्लेशन है ना वो इस रेंज के अंदर होना चाहिए। 2% इज द लोअर टॉलरेंस लिमिट एंड 6% इज द अपर टॉलरेंस लिमिट। ओके, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो बाकी तो ये समझ आई, पर ये CPI में आता क्या क्या है? व्हाट इज इंक्लूड इन द बास्केट ऑफ CPI? जैसे हमने देखा ना WPI की बास्केट में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर आया, या CPI की बास्केट में क्या आया? सबसे पहली बात तो ये समझो कि जो CPI की बास्केट है ना उसमें आपका गुड्स तो आती ही आती हैं, गुड्स के साथ साथ यहां आपकी सर्विसेज भी आएंगी। पहली बात तो आप ये समझो, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी समझो कि जो CPI है ना वो अर्बन के लिए अलग निकालते हैं, रूरल के लिए अलग निकालते हैं। कई बार आप लोग ना ऐसे पढ़ोगे, यू विल समटाइम्स लाइज CPI अर्बन, इसको ऐसे लिखते हैं। कई बार लिखा होगा CPI R, इसका मतलब होता है CPI रूरल। और कई बार लिखा होगा CPI C, CPI C का मतलब होता है कंबाइंड। कंबाइंड मतलब इकट्ठा, अर्बन का अलग, रूरल का अलग, दोनों का इकट्ठे इस CPI कंबाइंड। तो दरअसल जो CPI कंबाइंड होता है ना ये हमें 4 ± 2% रखना होता है। अब मैंने आपको जैसा बताया कि ये जो बास्केट है CPI की, इसमें गुड्स भी आती हैं, सर्विसेज भी आती हैं, और इनकी भी वेटेज है। जैसे वहां पर नहीं था प्राइमरी की अलग वेटेज, मैन्युफैक्चर्ड की अलग वेटेज, फ्यूल एंड पावर की अलग वेटेज, यहां CPI में भी वेटेज अलग अलग है। क्या है वेटेज यहां पे? ये देखो, आप पहली चीज तो ना इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये पुराना डेटा है, आपको लेटेस्ट डेटा के हिसाब से गो थ्रू करना है। अब ये चेंज भी हो सकता है आगे जाके, पर फिलहाल ये डेटा है। इसमें आप नोटिस करो, इधर देखेंगे सब लोग, जैसे ये डेटा है रूरल का, कि रूरल की बास्केट में किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये डेटा है अर्बन का, कि अर्बन की बास्केट में किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। और ये डेटा है कंबाइंड का, कि दोनों मिलाकर कितनी इंपॉर्टेंस है। क्या क्या आता है इसके अंदर? सर इसके अंदर एक तो आता है आपका फूड एंड बेवरेजेस, जो आप खाने पीने की चीजें आपकी होती हैं, उसका इंपॉर्टेंस आपकी CPI बास्केट में है लगभग 45%। तो एक्चुअली पता पॉइंट क्या हुआ, अगर खाने पीने की वस्तुएं महंगी हुई उससे आपको CPI काफी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि CPI में फूड एंड बेवरेज का कंपोनेंट काफी ज्यादा है।
दूसरा है फिर पान, टबैको, इंटॉक्सिकेंट वगैरह, इनकी वेटेज आती है। फिर आपकी क्लोथिंग एंड फुटवेयर की वेटेज आती है। ऐसे आपका हाउसिंग हो गया, फ्यूल एंड लाइट हो गया, और ऐसे जो बाकी बची हुई चीजें होती हैं वो सारी मिसलेनियस में आती हैं। तो एक्चुअली ना आप नोटिस करो, सबसे जो इंपॉर्टेंट यहां पे कंपोनेंट है वो आपका फूड एंड बेवरेजेस का कंपोनेंट है। अगर फूड एंड बेवरेजेस महंगे हुए, कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट सीपीआई के ऊपर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें गुड्स भी हैं और सर्विसेज भी। फॉर एग्जांपल हाउसिंग, हाउसिंग इज अ सर्विस, और बाकी मिसलेनियस के अंदर भी बहुत सारी सर्विसेज यहां पे इंक्लूड कर ली जाती हैं। तो सीपीआई में दोनों आते हैं, गुड्स भी एंड सर्विसेज भी। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखो, ये उसी का चार्ट है, उसी का जो मैंने पीछे दिखाया, 45% सबसे इंपॉर्टेंट फूड एंड बेवरेजेस और बाकी सारी चीजें यहां पे। सीपीआई का जो बेस ईयर है वो फिलहाल आपका 2012 है, पर ये बहुत जल्द चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहां पे इसका 2012 है, पर ये चेंज होने जा रहा है। एक बार आप फरवरी के बाद में चेक करना, तो इट इज लाइकली टू चेंज। ठीक है, सरकार ने मोटा मोटा इसको अप्रूवल दे ही दिया है, तो एक बार ये चेंज हो जाएगा फरवरी ऑनवर्ड्स, तो उसको आप एक बार अपडेट कर लेना। अब पॉइंट आता है, इसको रिलीज कौन करता है? जो सीपीआई का आंकड़ा होता है। देखो सीपीआई का आंकड़ा जो है वो एनएसओ रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मोस्टली मिनिस्ट्री के अंदर जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो यहां पर ये डेटा देता है, और ये जो डेटा होता है ये हर महीने रिलीज होता है। इट इज रिलीज्ड ऑन अ मंथली बेसिस। हर महीने आपको ये आंकड़ा देखने को मिलेगा, आपका जो सीपीआई का यहां पे आंकड़ा है। इज दिस फाइन? ध्यान रखना, गुड्स के साथ साथ यहां पर सर्विसेज भी है। ठीक है सर, ठीक है, ये बात तो हमें समझ आई। अब ये जो बेस ईयर चेंज होगा ये मोस्टली 2024 होगा, पर एक बार आप इसको चेक कर लेना। फिलहाल के लिए 2012 है जिसमें अभी कैलकुलेशन होता है, आगे जाके ये अपडेट होगा। ओके ओके ओके, ये तो बात हुई सीपीआई की। अब इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर मैं पीपीआई भी बताऊंगा आपको। पहली चीज तो यहां पे ये डाउट आएगा कि सर अगर हम सीपीआई की बात करते हैं तो एक्चुअली ना आप नोटिस कर पाओगे इसमें भी अलग अलग चीजें और भी हो सकती हैं। पहली चीज तो आप लोगों ने कुछ टर्म सुनी होंगी, यू माइट हैव हर्ड दीज टर्म्स, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। एंड इनफैक्ट ना आजकल न्यूज में एक और टर्म भी आ रही है, रिफाइंड कोर। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आखिर ये रिफाइंड कोर का मतलब क्या होता है। प्लीज सुनना ध्यान से। आप लोगों ने कभी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ी है? हाँ बिल्कुल पढ़ी है। उनमें ना जो आपको इन्फ्लेशन दिखाई जाती है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर एज अ कंज्यूमर मेरे लिए हर एक चीज की इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, खाने पीने की वस्तुएं, जो फूड आइटम्स होते हैं या फिर जो फ्यूल आइटम्स होते हैं, उनके दाम अचानक ऊपर अचानक नीचे होते हैं, काफी हैविली वोलेटाइल होते हैं। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन जब आप कैलकुलेट करते हो ना, इसमें वोलेटाइल चीजें इंक्लूड होती हैं। इट इंक्लूड्स वोलेटाइल आइटम्स। और वोलेटाइल आइटम्स क्या है? आपकी फूड एंड जो फ्यूल वाली आइटम्स होती हैं, ये आएंगी इसके अंदर, इसके अंदर ये चीजें आती हैं। अब मैंने इसको वोलेटाइल क्यों बोला? वोलेटाइल मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसके दाम आज ज्यादा हैं, कल खाने की चीजों के दाम कम हो जाएंगे, फिर परसों फिर बढ़ जाएंगे, फिर कम हो जाएंगे। तो काफी तेजी से ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं वोलेटाइल आइटम्स। फूड एंड फ्यूल आइटम्स को हम वोलेटाइल आइटम बोलते हैं। हेडलाइन के अंदर हम इनको भी इंक्लूड करते हैं इन्फ्लेशन निकालने के लिए। बट जब हम बात करते हैं ना कोर इन्फ्लेशन की, कोर इन्फ्लेशन में क्या करते हैं हम? इनको, ये जो वोलेटाइल आइटम्स हैं, इनको एक्सक्लूड कर देते हैं, इनको हटा देते हैं। अब अगर मैंने वोलेटाइल आइटम्स को हटा दिया तो ये वाली ना वैल्यू जो है कोर इन्फ्लेशन, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी। हेडलाइन इन्फ्लेशन काफी फ्लक्चुएट करती है। क्यों फ्लक्चुएट करती है? क्योंकि इसके अंदर वोलेटाइल आइटम्स आते हैं। पर कोर इन्फ्लेशन के अंदर मैंने क्या किया, जो वोलेटाइल आइटम्स थे उनको यहां पे साइड कर दिया, उनको हटा दिया। तो अब जो यहां पे कोर इन्फ्लेशन बचा, यहां पर वो आइटम्स है जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। ठीक है, पर कई बार बच्चे इसके आगे भी यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये रिफाइंड कोर क्या आ गया? देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। यहां पर जब मैंने आपको ये सीपीआई वाला चार्ट दिखाया ना, मैंने आपको फूड आइटम समझा दिया, एक फ्यूल एंड लाइट आपको समझाया। काफी सारे लोग ना ये जो फ्यूल एंड लाइट है
इसको थोड़ा गलत अंडरस्टैंड करते हैं। कैसे गलत अंडरस्टैंड करते हैं? फ्यूल एंड लाइट में पेट्रोल डीजल नहीं आता, फ्यूल एंड लाइट में आता है आपका एलपीजी, आपका कैरोसिन, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें आती हैं, ये सब चीजें आती हैं फ्यूल एंड लाइट के अंदर। ये पेट्रोल डीजल नहीं है फ्यूल एंड लाइट, ये इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी, कैरोसिन, ये सब चीजें हैं। तो एक्चुअल में जब आपने हेडलाइन में से फ्यूल वाली चीजें माइनस करी ना, तो उसमें ये सब चीजें माइनस हुई, फ्यूल एंड लाइट, ठीक है। पेट्रोल डीजल माइनस नहीं हुआ। अब आपके दिमाग में आएगा पेट्रोल डीजल कहां लिखा हुआ है यहां पे? एक्चुअली अगर हम बात करें ना, ये जो मिसलेनियस की, मिसलेनियस मतलब होता है जो बाकी बच गए, मिसलेनियस के अंदर आपका पेट्रोल डीजल ये सब रहता है, ठीक है। फ्यूल का मतलब यहां था एलपीजी, कैरोसिन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों से। पेट्रोल डीजल माइनस नहीं हुआ। पर सर पेट्रोल डीजल में भी दाम फ्लक्चुएट करते हैं, यस, एंड इसीलिए हम निकालते हैं रिफाइंड कोर। रिफाइंड कोर में पता क्या होता है? रिफाइंड कोर में हम लोग कोर में से क्या करते हैं, जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें से माइनस कर देते हैं ये जो पेट्रोल डीजल वाली चीजें होती हैं। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? इस तरह से ये काम करता है। एक्चुअली आपका मिसलेनियस चेक करोगे ना आप, उसमें ट्रांसपोर्टेशन लिखा होता है मिसलेनियस के अंदर, उस ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल डीजल इंक्लूड होता है। तो ऐसे वर्क करता है। तो आपको मैं सिंपल बताऊं, हेडलाइन में सब कुछ आ गया, कोर में क्या आया? कोर में आया सर हेडलाइन में से जब आपने फूड एंड फ्यूल को माइनस कर दिया। फिर रिफाइंड कोर में क्या आया? जब आपने कोर में से अपना ट्रांसपोर्टेशन या पेट्रोल एंड डीजल वाले जो है उनको माइनस कर दिया। तो आप नोटिस कर पाओगे हेडलाइन जो है वो काफी फ्लक्चुएटिंग है, कोर हेडलाइन से कम फ्लक्चुएटिंग है, और रिफाइंड कोर तो उससे भी ज्यादा कम फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। यहां फ्लक्चुएशन ज्यादा, यहां कम, यहां और भी कम। इस तरह से होता है हेडलाइन, कोर एंड रिफाइंड कोर। आई होप ये बातें जो है ना आपको सीपीआई के कॉन्टेक्स्ट में ये आपको समझ आई होंगी। ठीक है सर, ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर हुई। पर एक बात आप लोग और समझना, एक बात आप लोग और समझना, सीपीआई में भी ना और भी चीजें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है आपका सीपीआई आईडब्ल्यू। आप समझ लो, इनका डेटा आपको जो बाकी चीजें हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने नोट्स के अंदर। सीपीआई आईडब्ल्यू, आईडब्ल्यू बात करता है किसकी? इंडस्ट्रियल वर्कर की। यहां पर ना एक इंडस्ट्रियल वर्कर को कितनी महंगाई फेस होती हुई देखने को मिलती है, वो आता है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के अंदर, ठीक है। अब ध्यान ये रखना, इसमें दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। नाम में है ना इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है। एक बात तो आप ध्यान में रखेंगे कि इसका जो बेस ईयर है वो 2016 है, ये एक बात ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपका एक आता है सीपीआई एएल और सीपीआई आरएल। सीपीआई एएल बात करता है एग्रीकल्चर लेबर की, और आपका सीपीआई आरएल बात करता है किसकी? रूरल लेबर की। एक एग्रीकल्चर लेबर के हिसाब से कितनी महंगाई है, एक रूरल लेबर को कितनी यहां पे महंगाई फेस हो रही है, उसके हिसाब से होता है। अब अभी ना ये न्यूज में थे, पॉइंट आता है क्यों न्यूज में थे? क्योंकि इनका रिसेंटली बेस ईयर चेंज हुआ है। इनका जो लेटेस्ट बेस ईयर है वो आपको 2019 देखने को मिलेगा। प्लीज यहां पे नोटिस करिएगा, ठीक है। ये यहां पे 2019 देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये प्लीज अंडरस्टैंड करना, ये पहले अलग था, अब यहां पे चेंज हो चुका है। आप अपनी बुक्स को अपडेट कर सकते हो। अब इसमें दो बातें आपको और ध्यान रखनी है। पहली बात कि आजकल ना, जैसे अब तो देखो मनरेगा, ठीक है, अब तो मनरेगा का नाम चेंज हो गया, ठीक है, वीबीजी राम जी हो चुका है, आपने गो थ्रू किया होगा करंट अफेयर्स में। तो एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो आपकी मनरेगा की वेजेस हुआ करती थी वो दरअसल में सीपीआई आरएल के हिसाब से अपडेट की जाती थी, ठीक है। जो मनरेगा वाली वेजेस थी ना वो सीपीआई आरएल के हिसाब से अपडेट की जाती थी कि कितनी महंगाई है, उस हिसाब से वेजेस को अपडेट करना है। दूसरी बात जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि जो भी मैंने तीनों बातें लिखी, सीपीआई आरएल की बात करी, सीपीआई एएल की बात करी, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करी, ऑल ऑफ दीज आर रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो। ये सारी जो आपके इंडेसेस है ना, ये लेबर ब्यूरो रिलीज करता है, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है, एंड ये यहां पे रिलीज करता है आपका सीपीआई एएल, सीपीआई आरएल और सीपीआई आईडब्ल्यू को। आई होप ये जो बात है वो यहां पर आपको
क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब कई बच्चों को जो कंफ्यूजन आती है ना, वो करंट अफेयर्स में आती है कि सर आखिर ये तीसरा कॉन्सेप्ट जो बचा पीपीआई का, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, क्या है, इसको समझना। देखो अभी ना सरकार चाहती है कि हम होलसेल प्राइस इंडेक्स से शिफ्ट होए और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे जाएं। एंड इनफैक्ट ना प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में भी दो तरह के पीपीआई होंगे, अभी हुए नहीं है, आगे जाके होंगे। एक होगा आपका इनपुट पीपीआई, एक होगा आपका आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये क्यों करना चाह रहे हैं हम, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को हम क्यों निकालना चाह रहे हैं? देखो अगर ना आपको वाकई में इन्फ्लेशन देखनी है तो आपके लिए सबसे बढ़िया मेजर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अगर आप निकालोगे तो आपका फिस्कल पॉलिसी का इंपैक्ट यहां पे नहीं आएगा। इट एक्सक्लूड्स द इंपैक्ट और इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ये क्या मतलब? अरे भाई कल को आप टैक्स बढ़ा दो, ठीक है, या आपने जीएसटी कर दिया या ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, वॉट एवर, कहीं ना कहीं हमें उससे पहले देख रहे हैं, क्योंकि देखो आगे जाके जीएसटी लगेगा और बाकी सब चीजें होंगी, उससे वस्तुओं का दाम बढ़ेगा। पर अगर आपको एक प्रोड्यूसर लेवल के ऊपर अगर आपको इन्फ्लेशन को समझना है ना, तो बहुत अच्छा मेजर है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो अगर आपको फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट हटाना है, इफ यू वांट टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बहुत ही अच्छा हो सकता है, राइट। अब इसमें आप लोग याद रखना, दो बातें आप यहां पे याद रखोगे, ठीक है, यहां पे कि फिस्कल पॉलिसी का इंपैक्ट नहीं आता और ये काफी अच्छा तरीका है आपका मेजर करने का। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया था ना, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं आती, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं आती, पर अगर मैं बात कर रहा हूं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की, यहां पर गुड्स भी आएंगी एंड सर्विसेज भी आएंगी। इट इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। और जो आपकी यहां पे गोलदार कमेटी थी ना, उसने यहां पे इसको रिकमेंड किया था कि हमारे पास ये होना चाहिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ताकि एक प्रॉपर इंडिकेटर हमारे पास हो इन्फ्लेशन का, जहां पे फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट छोड़ के हम यहां पे इन्फ्लेशन को यहां पे अंडरस्टैंड कर पाए। सीपीआई में क्या आएगा? दोनों, गुड्स भी एंड सर्विसेज भी। पीपीआई में क्या आएगा? दोनों, गुड्स भी सर्विसेज भी। पर जब हम बात करते हैं डब्ल्यूपीआई की, यहां केवल और केवल गुड्स आएंगी, यहां सर्विसेज नहीं इंक्लूड होंगी। इस बात का आप यहां पे ध्यान रखेंगे, ठीक है सर। ये तो बात होगी करंट अफेयर्स की, जो आप कह रहे हो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बारे में, ठीक है, वो तो हम यहां पे समझ गए। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ट्राई करवाता हूं, ठीक है। एक आपका इन्फ्लेशन का इफेक्ट वाला क्वेश्चन देखना है, मतलब कॉन्सेप्ट देखना है, पर उससे पहले कुछ क्वेश्चंस यहां पे देखो। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया 2021 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट? सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कैसे होगा? अब हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा आपको देखने में टफ लगे, आपको हो सकता है कुछ टर्म्स ना पता हो। इनफैक्ट हम बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो आगे हम जब फिस्कल पॉलिसी का चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, पर इवन विद द लिमिटेड नॉलेज जो अभी तक हमारे पास है, उसके माध्यम से आंसर आराम से हो सकता है। आप एक बात याद रखना, जब भी कभी नया पैसा क्रिएट होगा, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हमेशा उसी से होगी। इस बात को आप अपने दिमाग में लेके चलो, और अगर ये बात आपको पता है ना, आप बहुत आराम से कह सकते हो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट होता है कि आपका घाटा हो चुका है, आपने खर्चा बहुत कर दिया, आपकी कमाई सरकार की बहुत कम है, उसको बोलते हैं हम बजट डेफिसिट। अगर हम बैंकों से लें या पब्लिक से लें, उससे देखो नया पैसा नहीं ना क्रिएट हो रहा, पर यहां पर ऑप्शन डी के अंदर, मतलब इन्फ्लेशन बाकियों से भी होगी, पर सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन तब होगी जब कहीं ना कहीं आप पैसा प्रिंट कर रहे हो, जब आप नया पैसा क्रिएट कर रहे हो। इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। कुछ और क्वेश्चंस में आपको हेल्प करता हूं। अब देखो ये क्वेश्चन आया था 2021 में, कई बच्चों ने यहां पे गड़बड़ करी, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन पक्का सही करोगे। अगर जल्दबाजी में पढ़ोगे, क्वेश्चन गलत करोगे। हमें ये सीखना भी है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होगा। देखो उसने ये नहीं पूछा है इन्फ्लेशन कब होगा, उसने पूछा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होगा। अब आप लोग जानते होंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होता है सर जब कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ती है। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिससे डिमांड बढ़ेगी? डिमांड साइड पे जाना है, सप्लाई साइड पे नहीं जाना, सप्लाई साइड पे बिल्कुल नहीं जाना। अब देखो पहला स्टेटमेंट है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी होंगी, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, कहीं ना कहीं उससे आपकी डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक है। फिस्कल स्टिमुलस, सरकार खर्चा खूब करेगी,
कहीं ना कहीं उससे भी पैसा आएगा, लोगों तक डिमांड बढ़ाएंगे। तीसरा पढ़ो जरा, तीसरा स्टेटमेंट है यहां पे, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। इसका अर्थ क्या है, मेरी कुछ सैलरी है, ठीक है, कल को महंगाई होगी तो मेरी सैलरी बढ़ेगी, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन के साथ वेजेस का बढ़ना। अगर इन्फ्लेशन होने से मेरी सैलरी बढ़ेगी तो नोटिस करो, कल को वर्कर की सैलरी बढ़ रही है, वर्कर की सैलरी बढ़ेगी तो वस्तुएं महंगी होंगी, महंगाई तो होगी इससे, आई अग्री, पर ये महंगाई डिमांड साइड की महंगाई नहीं है, ये महंगाई सप्लाई साइड या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, क्योंकि यहां वेजेस की बात हो रही है, वेजेस, रॉ मटेरियल, ये सब आपके सप्लाई या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, ना कि डिमांड पुल के अंदर। इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका यहां पे इनकरेक्ट रहेगा। चौथा कह रहा है परचेसिंग पावर, हमारी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, उससे भी यहां पे आपकी डिमांड बढ़ेगी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। पर अगर हम बात करें पांचवें की, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, देखो जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है ना, तो उससे एक्चुअली इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, ना कि इन्फ्लेशन बढ़ती है, इसीलिए यहां पे ये भी हमारे यहां पे कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो कौन कौन सही है, 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये देखो, इधर इधर देखो, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया 2020 के अंदर। अब इसमें ना एक्चुअली उस साल का रेफरेंस था, इकोनॉमिक सर्वे के 2 चैप्टर्स में इस बात का रेफरेंस था, ये जो क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे हमें सीखने को एक बात तो ये मिलती है कि हमें इकोनॉमिक सर्वे का आइडिया होना चाहिए। दूसरी बात अगर हम बात करें, थोड़ा हमें वैसे भी आइडिया होना चाहिए इंडेक्सेस का। अब जैसे पहला स्टेटमेंट पढ़ो, ये कह रहा है कि सीपीआई के अंदर ना जो फूड का वेटेज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू होलसेल प्राइस इंडेक्स। आंसर इज यस, बिल्कुल यस। आप समझो इस बात को, होता पता क्या है, जब हम बात करते हैं ना सीपीआई की, सीपीआई मैंने आपको बताया 45% कॉन्ट्रीब्यूशन फूड एंड बेवरेजेस का है, राइट। तो ये बात अपने आप पे बिल्कुल सही है, डब्ल्यूपीआई के अंदर कम है, एंड इनफैक्ट ना ये तब की भी बात है, समझना इस बात को, कोविड 19 पैंडेमिक में ये बात आई थी, बहुत डिस्कशन हुआ था और उस साल क्वेश्चन पूछा गया, समझना इस बात को। अगर कल को आपका खाने पीने की वस्तुएं महंगी होती है ना, तो इंपैक्ट आएगा, डब्ल्यूपीआई पे भी आएगा, सीपीआई पे भी आएगा, पर जो सीपीआई पे इंपैक्ट होगा वो ज्यादा इंपैक्ट होगा एज कंपेयर टू डब्ल्यूपीआई। उसका रीजन यही है कि सीपीआई के अंदर जो आपका बास्केट है ना, उसके अंदर वेटेज फूड का ज्यादा है एज कंपेयर टू डब्ल्यूपीआई। ये सेम बात तब भी हुई थी कोविड में, तब न्यूज़पेपर में आई थी, इकोनॉमिक सर्वे में आया था, और वहां से भी हमें इस बात का आइडिया लग सकता है। दूसरा बात कह रहा है कि डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज का इंपैक्ट नहीं देखते, सीपीआई में देखते हैं, मैंने आपको बताया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि आरबीआई अब डब्ल्यूपीआई को अडॉप्ट करता है, अरे नहीं भाई, आरबीआई अब सीपीआई को अडॉप्ट करता है एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। वो जो बात की थी ना मैंने 4 ± 2%, वो सीपीआई की ही बात थी। तो तीसरा आपका यहां पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। इज दिस फाइन? कुछ और क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चन आया था 2015 में कि सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर कौन रिलीज करता है। मैंने आपको बताया सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर हो, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर हो, सीपीआई रूरल लेबर हो, ये सारे आपके लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ही रिलीज किए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी होगा। कुछ और क्वेश्चंस यहां पे 2015 में आया, यहां पर क्या कह रहा है कि महंगाई को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है। एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि महंगाई को कंट्रोल करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की केवल जिम्मेदारी है, ओनली। अरे नहीं भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आरबीआई भी तो है, आरबीआई भी बहुत काम करता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, बल्कि फंडामेंटल काम ही आरबीआई का एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। सो दैट इज व्हाई ओनली की वजह से स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। दूसरा कह रहा है कि आरबीआई का कोई रोल नहीं है, अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये भी अपने आप में गलत। अब बात आती है कि सर तीसरे या चौथे में से कौन सा सही है। देखो बात ये कह रहे हैं कि भाई हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। मैंने आपको क्या बताया, इन्फ्लेशन ज्यादा पता क्यों हो सकती है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। अगर हम कहीं ना कहीं उनकी डिमांड को कम कर दें तो क्या हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो व्हाट वी नीड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, सर हमें कहीं ना कहीं जो पैसा है, जो मनी सर्कुलेशन है, जो मनी सप्लाई है, उसके अंदर हमें कटौती करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना होगा, मनी सर्कुलेशन को डिक्रीज करना होगा। कहां लिखा है डिक्रीज करना? ऑप्शन सी के अंदर। जब हम मनी सर्कुलेशन डिक्रीज कर देंगे, उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के अंदर हमें यहां पे मदद हो पाएगी। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन आएंगे इसमें इन्फ्लेशन के इंपैक्ट के ऊपर, मैं इसको अलग से अभी डील करता हूं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसी क्वेश्चन को हमें डील करना है।
अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन इनमें से किससे होगा? मैंने आपको बताया ना, जब जब नया पैसा जनरेट होगा तो आपका सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन होगा। तो आपके दिमाग में आएगा, सर आपने एक ही क्वेश्चन 2 बार दे दिया। मैंने नहीं दिया, यूपीएससी ने 2 बार दिया। ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले 2013 में पूछा, फिर यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 में पूछ लिया। सो दे हैव रिपीटेड द क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने रिपीट किया था अपना पीवाईक्यू। इसीलिए हमें पीवाईक्यू करने चाहिए, कई बार एग्जैक्ट क्वेश्चन भी उठ के आ जाते हैं अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो। समझे या नहीं समझे? हाँ सर। अब देखो आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि आखिर इन्फ्लेशन से किसको फायदा किसको नुकसान होता है। काफी सारे लोग इस क्वेश्चन में डाउट फेस करते हैं, कंफ्यूजन होती है कि इन्फ्लेशन से किसको फायदा किसको नुकसान होता है। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन कैसे कैसे लोगों को इंपैक्ट करता है। यहां पर ना एक छोटा सा मैंने टेबल दिया हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उससे आपसे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है इस क्वेश्चन, इस चीज को देख के मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, आप बस 5 मिनट का समय दो मुझे। देखो इधर मान लेते हैं यहां पे 2 लोग हैं, ठीक है। ये पहला पर्सन है आदित्य, ठीक है, ये दूसरा पर्सन है लेट्स से गीत, ठीक है, ओके। मान लो गीत को पैसों की जरूरत है, ठीक है, तो आदित्य क्या कर सकता है, गीत को पैसा उधार दे सकता है। मान लो आदित्य ने गीत को 100 रुपए उधार दिए, ठीक है, और गीत ने बोला था कि भाई मैं एक काम करूंगी, मैं 1 साल के बाद तुम्हें पैसा रिटर्न कर दूंगी और 10% ब्याज पे, मतलब 110 रुपए रिटर्न करने हैं, ठीक है। आज आदित्य उसको 100 दे रहा है, 1 साल बाद गीत उसको 110 रुपए दे देगी। अब इस केस में ना आदित्य को क्या बोलेंगे, वी विल कॉल आदित्य एज क्रेडिटर, क्योंकि आदित्य ने इसको लोन दिया है, पैसा उधार दिया है। गीत क्या हुई यहां पे, गीत यहां पे हुई डेटर, ठीक है। आदित्य ने गीत को 100 रुपए दिए हैं और गीत ने 1 साल बाद 110 रुपए रिटर्न करने हैं, ठीक है। अब हमें यह सीखना है कि इन्फ्लेशन का आदित्य पे क्या इंपैक्ट आएगा और गीत पे। प्लीज सुनना मेरी बात को। आदित्य ने एक बात नोटिस करी कि आज उसके पास 100 रुपए थे, है ना, उधार देने से पहले, उधार देने से जस्ट पहले आदित्य ने नोटिस किया यार 100 रुपया है हमारे पास जो हम गीत को दे सकते हैं। आदित्य ने देखा यार 100 रुपए से मैं क्या खरीद सकता हूं आज आज। तो आदित्य ने मार्केट में जाके देखा तो उसको पता लगा कि ये जो पेन है ना, पेन, ये वाले पेन वो खरीद सकता है। मैंने कहा कितने? मार्केट में जाके उसने देखा कि भाई एक पेन है 10 रुपए का, ये जिससे मैं लिख रहा हूं। तो आदित्य के दिमाग में आया कि यार जो मेरे पास पैसा है ना आज 100 रुपए, उससे मैं टोटल 10 पेन खरीद सकता हूं ऐसे, तभी तो 10 into 10 100 हुआ ना। तो आज के दिन आदित्य 100 रुपए के नोट के साथ ऐसे 10 पेन खरीद सकता है, ठीक है। फिर बात आ गई अगले साल, 1 साल बीत गया, 1 साल के बाद गीत ने इसको 110 रुपए लौटा दिए। अब आदित्य के पास कितने पैसे आ चुके हैं? 110 रुपए। अब आदित्य गया भागा भागा मार्केट कि चलो पेन लेकर आते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। पहले पिछले साल 100 रुपए थे हमारे पास, इस साल 110 रुपए आ चुके हैं, अब तो बहुत पेन मिलेंगे। पर जब आदित्य गया मार्केट तो उसने नोटिस किया कि अब जो एक पेन की कीमत हो चुकी है वो कीमत हो चुकी है 20 रुपए। अब एक पेन 20 रुपए का हो गया। ये सेम पेन वही था, अब पहले पिछले साल 10 का था, अब इस साल 20 का हो गया है। ये 10 वाली चीज 20 की कैसे होगी? अरे भाई इन्फ्लेशन, और क्या, महंगाई इसी को तो बोलते हैं। तो अब आप लोग मुझे सोच के बताओ कि अब आदित्य कितने पेन खरीद सकता है? सर अब तो अगर 110 रुपए इसके पास हैं और 20 रुपए का एक पेन है, अब तो ये 5.5 पेन ही खरीद पाएगा बस। सर पहले ये पेन खरीद पा रहा था 10, वो 100 रुपए के नोट के साथ। इसने 1 साल में थोड़ा पैसा कमा लिया, 110 रुपए हो गए। पर देखो यार दिक्कत होगी इसको। क्यों दिक्कत होगी? सर पहले ये ज्यादा पेन खरीद पा रहा था, अब ये पेन कम खरीद पा रहा है। तो मुझे बताओ आदित्य को फायदा हुआ ये लोन देकर या नुकसान हुआ? एक्चुअल में नुकसान हुआ। पहले जो पैसा था उससे वो ज्यादा आइटम्स खरीद सकता था, अब जो उसके पास पैसा है 1 साल बाद उससे वो कम आइटम खरीद सकता है। ऐसा नुकसान क्यों हुआ? इन्फ्लेशन की वजह से। महंगाई की मार पड़ी है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गई, उसका पैसा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है ना और आपका रिटर्न इक्का दुक्का 2-3% का होता है,
आप नुकसान फेस करते हो। तो एक्चुअल में ना इन्फ्लेशन से हमारे बेचारे क्रेडिटर को नुकसान होता है। क्रेडिटर का नुकसान मतलब डेटर का फायदा, ठीक है, तेरा घाटा मेरा फायदा। तो क्रेडिटर का नुकसान डेटर का फायदा। तो ध्यान क्या रखेंगे, इन्फ्लेशन से क्रेडिटर को नुकसान होता है और इन्फ्लेशन से डेटर को फायदा होता है। ठीक है, ये वाला टेबल देखो, इधर देखो, इधर क्रेडिटर को हम लोग ना हम लेंडर भी बोलते हैं, वी कैन कॉल क्रेडिटर एज लेंडर ऑल्सो। तो आपको ध्यान पता क्या रखना है कि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट इनके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव। इन्फ्लेशन से इनको नुकसान होता है क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, समझे। और अगर हम बात करें डेटर की, तो डेटर को फायदा, तो डेटर को पॉजिटिव फील होता है। ठीक है, अब सवाल आएगा सर बाकियों के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। देखो कंज्यूमर्स होते हैं आम आदमी, मेरे जैसे लोग। यार अगर महंगाई हो जाएगी तो सर घड़ी खरीदना मुश्किल है, चावल खरीदना मुश्किल है, महंगाई ही महंगाई हो गई है। तो आम जनता को सर इससे नुकसान हो सकता है, तो नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। अब पॉइंट आता है कि सर इन्वेस्टर को क्या इंपैक्ट आता है। अगर कोई बंदा इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर के ऊपर किस तरह का इंपैक्ट आता है। देखो इन्वेस्टर में ना बड़ा ही मिक्स रियलिटी है। कैसे, एक्चुअली पता क्या होता है, जब छोटे समय की बात होती है ना तो छोटे समय में उनको फायदा होता है। जब कहीं ना कहीं आपने कुछ इन्वेस्ट किया और आपने देखा महंगाई हो रही है, तो एक्चुअली पता क्या होता है, आपके प्राइस भी इंक्रीज होते हैं वस्तुओं के, जो जहां इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी ग्रोथ दिखाती है। तो शॉर्ट टर्म में फायदा होता है, लॉन्ग टर्म में बट नुकसान हो सकता है महंगाई ज्यादा का। तो इसीलिए इन्वेस्टर के ऊपर मिक्स्ड इफेक्ट आता है। वेज अर्नर जो रोजमर्रा के पैसा कमाते हैं, 100 रुपया दिहाड़ी जो कमाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। यार जो वेज अर्नर होगा उसके ऊपर तो नेगेटिव इंपैक्ट ही आएगा ना, बेचारा क्या ही करेगा, कम पैसे मिल रहे हैं बेचारे को। या फिर ऐसे कोई सेवर है, सेवर मतलब जो आपका थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रख रहा है, उसने सोचा था कि यार थोड़ा पैसा बचा के रख लेते हैं और आगे जाके काम आएगा। पर महंगाई इतनी होगी, मेरे पास अगर 10 लाख रुपए हैं भी, पर महंगाई इतनी हो चुकी है कि उसमें कुछ खरीद ही नहीं पा रहा उस 10 लाख से, तो मुझे तो नुकसान ही हुआ ना भाई। तो सेवर को भी नुकसान होता है, टैक्स पेयर को भी दिक्कत ही आती है भाई, सबको दिक्कत ही है। ठीक है, सबको दिक्कत नहीं है, कुछ पॉजिटिव भी है, पर टैक्स पेयर को थोड़े परेशानी ही फेस करने को मिलती है। फिर बात आती है कुछ और चीजों की, जैसे एक्सचेंज रेट की। ठीक है, एक्सचेंज रेट की बात करें ना, ठीक है, एक्सचेंज रेट का भी इंपैक्ट हमें यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, उससे डेप्रिसिएशन आपका इंपैक्ट होता है डोमेस्टिक करेंसी का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसका इंपैक्ट भी थोड़ा मिक्स है, क्योंकि पता क्या होता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर, रुपया कमजोर होने का कुछ फायदा भी है, रुपये कमजोर होने का कुछ नुकसान भी है। रुपये कमजोर होने से हमारे एक्सपोर्ट बूस्ट हो सकते हैं, रुपया कमजोर होने से हमारे इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं। ये डिस्कस करेंगे हम उस टाइम के ऊपर। तो इस तरह से कईयों के ऊपर मिक्स रिस्पॉन्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कुछ को फायदा भी है, कुछ को नुकसान भी है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने आपको इंपैक्ट के बारे में चीज समझाई है ना, इसमें आप लोग एक बात और ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं ना इस इंपैक्ट की, जब हम बात कर रहे थे ना इस इंपैक्ट की, कैसे कैसे इसने इंपैक्ट किया, तो बहुत सिमिलर कंसेप्ट आपको यहां पे देखने को मिलता है। वो बहुत सिमिलर कंसेप्ट किसका है, आपका बॉन्ड होल्डर और बॉन्ड इश्यूअर का। जब आपका फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट आएगा ना, मैं उसमें आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि व्हाट इज अ बॉन्ड होल्डर एंड अ बॉन्ड इश्यूअर। अभी के लिए बस इतना याद रख लो, अगर मुझे पैसों की जरूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को, सरकार को, तो उसको हम बोलेंगे बॉन्ड इश्यूअर। ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा है जिसको पैसा सरकार के साथ या किसी कंपनी को इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड होल्डर। तो एक्चुअल में ना अगर आप इसी एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप यहां पर ऐसा कह सकते हो कि इसको मतलब गीत को पैसों की जरूरत थी, तो गीत एक तरह से क्या हुई, बॉन्ड इश्यूअर, क्योंकि इसने बॉन्ड इशू किया। डोंट वरी अगर आपको बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं पता, इट्स ओके, आई विल डिस्कस इट इन द फाइनेंशियल मार्केट। पर अभी एक बेसिक आइडिया कि बॉन्ड इश्यूअर ना क्या करता है, जिसको पैसों की जरूरत होती है वो बॉन्ड इशू करता है। जो पैसा इन्वेस्ट करता है, जो पैसा देता है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड होल्डर। तो बॉन्ड होल्डर एक तरह का क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ अ क्रेडिटर ओनली, जिसने पैसा उधार दिया हुआ है। बॉन्ड इश्यूअर क्या होगा, जिसने पैसा लिया था, एक तरह का जो डेटर होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किसको फायदा होगा इन्फ्लेशन से, बॉन्ड होल्डर को या बॉन्ड इश्यूअर को, द आंसर इज सिंपल। अगर बॉन्ड इश्यूअर डेटर की तरह बिहेव कर रहा है और डेटर को अगर इन्फ्लेशन से फायदा होता है तो बॉन्ड इश्यूअर को फायदा होगा, और बॉन्ड होल्डर जो क्रेडिटर की तरह होता है तो बॉन्ड होल्डर को यहां पे नुकसान होगा। अगर ये बात आपको समझ आ गई है
तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आराम से टैकल कर सकते हो। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इन्फ्लेशन से डेटर को फायदा होता है। हाँ जी बिल्कुल, इन्फ्लेशन से डेटर को फायदा होता है। मैंने अभी आपको दिखाया, गीत एक डेटर ही तो थी, उसको फायदा हुआ था। बॉन्ड होल्डर कौन था? जिसने भाई पैसा दिया था, उधार दिया था। बॉन्ड होल्डर को फायदा नहीं होता, बॉन्ड इश्यूअर को फायदा होता है। सेकंड इसलिए यहां पे गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 ओनली। राइट। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमें आज यहाँ पे इन्फ्लेशन के चैप्टर में पढ़ने थे। अब आपने नोटिस किया, हमने कुछ स्टैटिक पार्ट भी पढ़ा, हमने यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स भी डिस्कस किए, हमने कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस किए, ताकि हमारी हर एक एंगल से हम अपनी यहाँ पे तैयारी कर पाए। अब ध्यान पता क्या रखना, मैं इसके नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ऋषभ शर्मा सर PW के ऊपर। वहां पर पता क्या होगा, ये जो मैंने क्लास में लिखा ये तो होगा ही होगा, प्लस एट द सेम टाइम मैं वहां पर आपको जो अपना कंटेंट होगा वो भी आपका पीपीटी में पेस्ट करके आपको दे दूंगा, सो दैट आप वहां से रिवीजन भी अच्छे से कर पाओ। ताकि ऐसा ना हो कि हमने चीजें समझ ली पर कंटेंट स्पेसिफिक चीजें हमारे पास ना हो। तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन, समझ भी लेंगे हम क्लास में, हम कंटेंट भी पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ताकि और करंट अफेयर के साथ इसको लिंक भी कर लेंगे, ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पे ना आए। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।